अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पब्लिक। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान मुनीज़े मोइन। अस्सलाम वालेकुम हरमीत जी, की हाल है? हरमीत भी हमारे साथ मौजूद है। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग पब्लिक एंड गुड मॉर्निंग मुनीज़ एंड रऊफ साहब। बिल्कुल ठीक हूँ मैं, आप दोनों सुनाएं कैसा है माहौल लाहौर का, मौसम कैसा है? यहाँ तो मौसम है हरमीत, मौसम में कुछ तब्दीली आ गई है। ठंड और सर्दी का जो पहले आलम था उसकी शिद्दत में कमी हो गई है। धूप तो बहुत निकलती है, हम धूप में बैठते भी हैं, लेकिन आज फॉग है। नहीं रऊफ साहब, आज मेरे इलाके में जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे फॉग थी, मतलब हैरान कुन बात है। लेकिन है ये बात कि जो कपड़े हम बहुत ज्यादा पहन रहे थे गर्म, अब वो नहीं पहन रहे। अब लाइट कपड़े पहने जा रहे हैं। स्वेटर्स जो हैं वो उतर चुके हैं, जो हैवी कोट्स थे वो भी उतर चुके हैं और नॉर्मल थोड़े लाइट वेट कपड़ों की तरफ आ गए हैं। क्या ख्याल है रऊफ साहब? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, दो बातों से मैं शुरू करूँ। अच्छा। लाहौर में कल से एक तो बहुत जबरदस्त एक्टिविटी होने जा रही है और वो लाहौर थिंक फेस्ट है। अच्छा। जो दुनिया जहान के मुख्तलिफ स्कॉलर, साइंटिस्ट, ये नजम सेठी साहब की सरबराही में लाहौर थिंक फेस्ट मुनक़द करवाया जा रहा है। अच्छा। और इसमें बड़े बड़े, जैसे मैंने कहा कि वो मौला वाला साइंटिस्ट है वो भी होंगी, शीनी इबादी भी होंगी, अच्छा। हिना जिलानी भी होंगी, लोकल अच्छा। भी होंगे। ये ऑनलाइन होगा। अच्छा। लेकिन यह है कि बहुत बड़ी एक्टिविटी अच्छा, है। इससे होगा क्या? इसके मकासद क्या है? एजेंडा क्या है? इसका एजेंडा जो है वो बुनियादी तौर पे तो जाहिर है, जितने थिंकर्स हैं उनको इकट्ठा ला के एक सोच को परवान चढ़ाना। अच्छा। लोगों को बताना कि क्या दुनिया जा रही है, कहाँ जा रही है। और इसमें मुस्लिम दुनिया के बहुत सारे लोग भी मौजूद हैं। अच्छा। जो यानी इस बात का इयादा करेंगे, इस बात के बारे में बताते हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मौला वाला का होना, मौला वाला बहुत बड़ी साइंटिस्ट है। अच्छा। अमेरिका में पढ़ाती हैं, अमेरिका में डीन हैं, और उनका होना, हूद भाई के साथ उनका सेशन होगा, डॉक्टर परवेज हूद भाई के साथ, वो भी बड़ी जबरदस्त चीज है। एक अच्छा मौका मिलेगा उन लोगों को जो इस सेशन को ज्वाइन करेंगे, लर्निंग का। हाँ, एक और चीज जो है बड़ी जबरदस्त, वो ये है कि PHA ने लाहौर में 51 म्याकी फॉरेस्ट, अच्छा, छोटे लेवल के फॉरेस्ट जो है वो ग्रो करने का प्लान बनाया है। अच्छा, एक तस्वीर शेयर की गई थी जिसमें ग्रीन ट्रीज प्लांट करने से पहले के मनाजिर दिखाए गए थे मैप पर कि किस तरह बैरन लग रहा है पाकिस्तान, हर जगह रेत रेत दिखाई दे रही है और एक जगह इतनी ग्रीनरी। एक मैसिव चेंज आया है और यकीनन इस चेंज से हमारे एटमॉस्फेयर में भी बहुत ज्यादा अच्छी चीजें अब महसूस की जा सकती हैं। वो पोल्यूशन में कमी है। म्याकी फॉरेस्ट हैं, ये तकरीबन एक कनाल में 1100 के करीब प्लांट्स लगाए जाएंगे और इसके बारे में कहा जा रहा है, उम्मीद ये है कि इमरान खान साहब खुद उसका इफ्तिताह करेंगे आके। अच्छा, तो ये तो बात हो रही कंस्ट्रक्शन की। अरे एक जगह पे कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं, प्लांटेशंस हो रही हैं, एक जगह तोड़फोड़ का सिलसिला जारी है। CDA की बात कर लेते हैं। कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से कार्रवाई की गई। इस्लामाबाद में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ इमारतों को मिसमार किया गया, जिनमें वकला के चैम्बर्स भी शामिल थे। तो वकला के चैम्बर्स को तोड़ा गया, मिसमार किया गया, तो वकला के अंदर एक इश्तियाल पाया गया। रऊफ साहब, वो वकला ने इस पर रिएक्ट किया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे हमला कर दिया, जिसकी वजह से जो बहुत ज़्यादा लोग हैं जिन्होंने केसेस को अपने परसू करना होता है, वो अब उन केसेस को फॉलो अप नहीं कर सकते। कुछ की मीटिंग्स होती हैं, फैमिली कोर्ट्स होते हैं, दीगर मामलात होते हैं, लेकिन अब वो केसेस मुलतवी हो गए हैं। और वकला की इस हरकत के बाद वहाँ पर रेंजर्स तैनात कर दी गई कि सिक्योरिटी इंश्योर की जाए और कोई बुरे मामला पेश ना आ जाए, तोड़ फोड़, लड़ाई झगड़ा ना हो जाए। हरमीत भी इस्लामाबाद में मौजूद है, हरमीत से पूछते हैं। हरमीत, आप बताओ, क्या आपके पास इस बारे अपडेट है? क्या इस वक्त मनाज़िर हैं? किस तरह जो है सिचुएशन को अंडर कंट्रोल रखने के लिए काम किया जा रहा है? देखिए मुनीज़ एंड रऊफ साहब, मैं एक चीज़ तो है, सरासर मैं इसको गलत इसलिए कहूँगा क्योंकि अगर दीगर एनक्रोचमेंट के हवाले से जब कार्रवाइयाँ होती है तो ये तो बड़ा आसान हो जाएगा कि आप आएँ CDA के दफ्तर को तोड़े, वहाँ के लोगों को यरगमाल बनाए। ये तो बड़ा अजीब सा हुआ कि भाई जो अदलिया का एहतराम हम दिल से करते हैं, जिन जजेस काम करते हैं, फिर वही वकील जाके उस पूरे जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जिस तरह हुआ, पूरे जज को जिस तरह यरगमाल बनाया गया, जिस तरह गुफ्तगू वहाँ पे हुई, जिस किस्म की तोड़ फोड़ हुई, तो हर चीज़ का एक कानूनी तरीका होता है। यही वकला हमें कानून सिखाते हैं और फिर आगे जाके खुद जाके इलीगल तरीके से जिस तरह इन्होंने काम किया, तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत इस किस्म का माहौल था जिससे पूरे मुल्क में आप देखिए ना कि अदालतें बंद हो गई हैं, कई लोगों को मसले मसाइल हैं, लोग केसेस का इंतज़ार करते हैं, बाहरियों का इंतज़ार करते हैं, क्योंकि कई लोगों के अंदर, कई लोग बेगुनाह अंदर हैं तो कई लोगों के और मुकदमे हैं। लेकिन आप देखें कि इनकी इस ये जो कुछ वकला है, मैं ये कहूँगा कि कुछ भेड़िए हर जगह छुपे होते हैं और इस किस्म की हरकतें करते रहते हैं। लेकिन हाँ, सिक्योरिटी के इस वक्त सख्त इंतजाम किए गए हैं, आसपास जितने भी
इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मैं अगर बात करूं, वहां पे सिक्योरिटी जो है आसपास है, और साथ साथ अगर मैं देखूं तो दीगर जो ठीक है, सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए, लेकिन सूरत हाल पर काबू पाने के लिए हरमीत तैयारियां तो बहुत की गई हैं, लेकिन अभी हमारे साथ सीनियर वकील हामिद खान साहब हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया है। इन्होंने बहुत सी खिदमात सर अंजाम दी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी बहुत कुछ किया है, मैनिफेस्टो की, बहुत सीनियर लॉयर है, बहुत सीनियर लॉयर, उन्होंने इनका हाँ जी, और मतलब इनकी जो एक किताब, इनकी बड़ी शानदार ज़ख़ीम डॉक्यूमेंट है पाकिस्तान की एक जुडिशल हिस्ट्री के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम जनाब हामिद खान साहब। वालेकुम सलाम सर, कैसे मिजाज हैं आपके? ठीक ठाक हैं आप? जी, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, मैंने कहा आपकी खिदमात तो इतनी है कि जिसको दोहराया जाए जितना उतना भी कम है। लेकिन ये फरमाइए कि ये जो वाक़या हुआ, मतलब आप भी एक बड़ी स्ट्रॉन्ग ग्रुप है जिसको आपके नाम के हवाले से पहचानी जाती है, हामिद खान ग्रुप लॉयर्स में। तो इसको क्या करें, किस तरह से एक, वैसे तो पाकिस्तान में देखा जाए तो सिर्फ वकील ही नहीं, डॉक्टर्स के अंदर भी, सहाफ़ियों के अंदर भी एक तशद्दुद का रवैया बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इसको कैसे देखा जाए, किस तरह से समझाया जाए? आप जैसे सीनियर वकील कैसे आगे आएंगे और वो ठंडा करेंगे मामले को? देखिए, कोशिश यही है, इसमें बहुत सारी वजह ये हो गई है कि जब से बहुत बड़ी तादाद आई है प्रोफेशन में, उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रही, उनको चेम्बर्स में उनकी रहनुमाई नहीं हो रही, और जो जिस तरह से ग्रूम किया जाता है वकला को किया जाता था पहले, उस तरह से ज़्यादा बड़ी तादाद होने की वजह से नहीं हो रहा। एक बड़ी वजह ये भी हुई है जिस वजह से वकला में इस किस्म के रवैये या इस किस्म की टेंडेंसी आनी शुरू हो गई हैं। बदकिस्मती है, ये बहुत सारे और भी हमारे जो पेशे हैं और हमारी सोसाइटी में तशद्दुद की तरफ एक रवैये आने हुए हैं अनफॉर्चुनेटली। इसके बड़े ब्रॉडर उसके सोशल इम्प्लीकेशंस हैं और इसके नताइज हैं, उन महरूमियों के नताइज हैं जो कि मुल्क में आमतौर पे पाई जाती हैं। ठीक है हामिद खान साहब, हम देखते हैं कि जो डॉक्टर्स हैं, यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन की ही अगर बात कर लें तो ये हमारे मसीहा हैं। इनको गुस्सा आए, इनकी बात ना मानी जाए तो अस्पतालों में तोड़फोड़ होती है। अब वकला जो हैं उनमें ये इश्तिहार देखा गया जब सीडीए ने गैर कानूनी तामीर करदा चैम्बर्स तोड़े तो उन्होंने भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर हमला कर दिया, जिसके बाद मुतासर तो यही वाला डिपार्टमेंट हो रहा है ना। केसेस जो हैं वो इल्तवा का शिकार हो गए हैं, जो लोग जिन्होंने ये केसेस फाइल किए हैं वो परेशान हैं, जो दीगर वकला जो काम कर रहे हैं, दिल लगा कर काम कर रहे हैं, वो भी परेशान होंगे। तो फिर इस तरह के रवैयों को डील कैसे किया जाए? कौन इन्हें तरबियत देने के लिए सामने आएगा? कौन इन्हें समझाएगा, सिखाएगा, बताएगा? देखिए, ये तो आहिस्ता आहिस्ता जो सीनियर्स हैं उनको ही करना पड़ेगा, लेकिन मैं एक बात थोड़ी सी एक्सप्लेन कर दूं। ये जो बात कही जा रही है कि ये गैर कानूनी थे और उनको गिरा दिया गया है, इस साल से बने हुए। असल मसला जो है ये एडमिनिस्ट्रेशन का है, जिसने अदालतों के लिए मुनासिब जगह इस्लामाबाद मिल दी। इस्लामाबाद में जगह मुख्तस की हुई है अदालतों के लिए, वो जहाँ पर आजकल हाई कोर्ट काम कर रही है। हाई कोर्ट की जगह मुख्तस की हुई है, वहाँ कोई 8-10 साल से बिल्डिंग बन रही है हाई कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पर। बदकिस्मती ये है कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन इतनी सुस्त या इतनी इनकॉम्पिटेंट होती है कि वक्त बहुत लग जाता। अब जहाँ पर वकला और जहाँ पर लिटिगेंट, सबसे अहम तो हमारे यहाँ एलिमेंट लिटिगेंट का होता है, जहाँ अदालतों में वो आते हैं, वो अदालतें कहलाने के काबिल तो नहीं है इस्लामाबाद में। वो तो एक कमर्शियल एरिया है, मरकज है F8 का, जहाँ पर दुकानों में और इस किस्म की जगहों पर अदालतें लगाई गई हैं। वहीं पर वकीलों के पास कोई जगह नहीं बैठने की, उनके जब तक चेम्बर्स नहीं होंगे वो किस तरह से अदालतों की मावनत कर सकेंगे। तो वो चेम्बर्स बनाए गए थे, इलीगली बनाए गए, इस अंडरस्टैंडिंग पे कि जैसे ही वो हाई कोर्ट की जगह खाली होगी वहाँ पर हम एक कोर्स का कॉम्प्लेक्स बना देंगे और वहाँ पर ये शिफ्ट कर दी जाएंगे और वहाँ पर वकला को चेम्बर भी मिल जाएंगे। इस बारे में इतना वक्त गुजरता है खान साहब, हमने देखा कि गुज़िश्ता हालात ये बन गए।
और वो जो एक रात में ऑपरेशन किया है, ये रियलाइज नहीं किया है कि साल से चेंबर से इनमें बड़े वैल्यूबल डॉक्यूमेंट्स होते हैं। वकला के पास अपने क्लाइंट्स के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, अपने तो जो डॉक्यूमेंट्स हुए, लेकिन जो मेनली वकला के दफातर में और चेंबर्स में जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो क्लाइंट्स के होते हैं, लिटिगेंट्स के होते हैं, जिनको उन्होंने अदालतों में पेश करना होता। ये सारी चीज को नजरअंदाज करके वो सारे चेंबर्स गिरा दिए गए और उससे बहुत नुकसान हुआ, वकला का ही नहीं, सारी एडमिनिस्ट्रेशन का, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस का, और उसके साथ साथ सबसे ज्यादा लिटिगेंट का नुकसान हुआ है। जी हरमीत बात करना चाह रहे हैं हमारे साथ। हामिद खान साहब, हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता कई सालों से वकला की अगर मैं बात करूं, फिरोजपुरा में भी एक खातून को थप्पड़ मार दिया गया था, दीगर कई सारे, मैं अगर गिनता जाऊं तो काफी वक्त लगेगा। लेकिन आप देखें ना कि मुशर्रफ के दौर में आप लोगों ने जो आप वकला का जो किरदार था, अवाम की नजरों में आप हीरो बने, और उसके बाद इस किस्म के जो ये लोग वकला के आड़ में कई लोग ऐसी हरकतें जो कर रहे हैं, ये तशद्दुद का जो एक नया रवैया आप लोगों में कुछ लोगों ने इख्तियार किया है, तो क्या आप नहीं समझते कि अवाम की नजरों में आपका जो पेशा है ये जीरो की तरफ जा रहा है? दूसरी बात आपने की कि इंक्रोचमेंट जो हुई, जाहिर बात है एक तरीकाकार होता है, कैसे आप एक जस्टिस को, इतने मोअज़्ज़ज़ जस्टिस को आप उसका घेराव करते हैं, मासरा करते हैं पूरे अदालत का, आप कैसे देखते हैं इसको सर? देखिए, वो उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं, ना वायलेंस की कोई जस्टिफिकेशन है, ना घिराव। हाँ, अलबत्ता प्रोटेस्ट करना हर एक का राइट है, लेकिन पुरअमन तरीके से। उसमें जब एक दफा इतने लोग इकट्ठे होते हैं तो मॉब मेंटेलिटी पैदा हो जाती है, और बदकिस्मती से ये चीजें हुई, और ये चीजें बहुत अफसोसनाक हैं। इसको कोई भी समझदार वकील पसंद नहीं करता। मैं सिर्फ वजाहत कर दूं कि 90% ज्यादा वकला जो हैं वो इन चीजों के खिलाफ हैं। वो नहीं, एक बहुत छोटी माइनॉरिटी, बहुत छोटी एक अक़लियत है वकला में जो इस किस्म की, जिनके ये रवैये हैं, उसकी वजह से सारा पेशा बदनाम हो रहा है वकला साहब। और ये बात हम आपस में बहुत करते हैं कि हमें अपने आप का एहतसाब करके हमें ये अपनी रविशें ख़त्म करनी पड़ेंगी। इससे जो हमारा मुकद्दस पेशा है वो बदनाम हो रहा है, और इस पर वकील बड़ी हद तक, यानी 90% वकील इस पर मुत्तफिक है। अलबत्ता ये है कि कोई सूरत हाल एक ग्रीवेंस से पैदा होती है, उस ग्रीवेंस को बाज़ औक़ात चंद लोग तशद्दुद की तरफ ले जाते हैं, जिसकी वजह से ये मामला पैदा होते हैं। तो मेरे नज़दीक ये है कि हर तरफ हर एक को अपना रोल मुनासिब अदा करना चाहिए, और इंसाफ जो है हर लेवल पे होना चाहिए। प्रॉपर फैसिलिटीज कोर्ट्स के बैठने की होनी चाहिए, वकला के बैठने की होनी चाहिए, लिटिगेंट्स के बैठने की होनी चाहिए, उनकी सारी फैसिलिटीज होनी चाहिए। फिर इस किस्म के वाक़यात होने का इम्कान बहुत कम हो जाएगा। लेकिन बहरहाल कोई भी तशद्दुद को, कोई भी इस किस्म के नाजायज हरकतों को जिससे हमारा पेशा बदनाम हो रहा है, इसको पसंद नहीं करता। 90% से ज्यादा वकला इसके खिलाफ हैं। बस ये बात मैं आपको यकीन से दिला सकता हूँ, ये बड़ी छोटी माइनॉरिटी है जो इस किस्म के काम करती है। सर ये फरमाइए, अगले 2-3 दिनों में कोई इसका हल नज़र आता है आपको? कि अगर अभी तो मुख्तलिफ बार एसोसिएशन मुख्तलिफ शहरों की वो सपोर्ट में आ रही हैं उन वकला के जिनके चैम्बर गिराए गए हैं, और वो भी कह रही हैं हम बंद करेंगे, अदालतों को हड़ताल पे जाएंगे, लेकिन आप जैसे सीनियर आदमी के होते हुए कोई उम्मीद है कि अगले 2-3 दिनों के अंदर इसका हल निकल आएगा कोई ना कोई? इंशाल्लाह उम्मीद है, और ये दोनों तरफ से ही, और तीनों तरफ से, बल्कि इसमें एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत अहम का किरदार होता है, और उसमें जुडिशरी का भी और बार का भी, कि तीनों को रिजॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। मसले का हल जल्द से जल्द निकाला जाए, और वकला के जो चेंबर्स वगैरह गिराए गए हैं उनको अल्टरनेटिव स्पेस दी जाए जहां वो अपने डॉक्यूमेंट्स रख सके, जहां वो अपने लिटिगेंट के साथ मिल सके। इसका एक पॉजिटिव हल ढूंढना पड़ेगा। जो वकला की तंजीमें अगर इसको सपोर्ट कर रही हैं, उनको एहसास है कि वकीलों के चेंबर एकदम गिरा दी जाए बगैर नोटिस के, इसमें कितना ज्यादा नुकसान होता है, और बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। ये एक जेन्युइन ग्रीवेंस थी, लेकिन उसको ओवर रिएक्ट करने की वजह से उससे ब्लेम जो है वो वकला पर आ गया है। ये ओवर रिएक्शन है उस जाति का। मैं चाहूंगी कि आप इस बारे भी जरा बता दें कि सीडीए की जानिब से नोटिस दोबारा लगाए गए कि और भी जो चैम्बर्स हैं वो गिराए जाएंगे। उस पर जब वकला ने अगले लाया अमल क्या इख्तियार किया जाए उस पर मीटिंग्स भी की, तो देखा गया कि नरमी
वकला की जानिब से बरती जाएगी, क्योंकि इंसदाद दहशत गर्दी के जो पॉइंट्स हैं उसके तहत कार्रवाई होगी और फिर तौहीन अदालत के नोटिस भी इन पर आ सकते हैं, क्योंकि जो इनकी जानिब से इकदाम उठाया गया वो बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं किया जा सकता। तो फिर अब क्या होगा, क्योंकि चैम्बर्स गिराने के लिए नोटिस तो दोबारा लग चुके हैं। अगर ये आवाज बढ़ाएंगे तो उससे नुकसान ज्यादा होगा। इसको मामले को हर तरह से रिजॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए, इसको काम डाउन करने की कोशिश करें। अगर और वकला के गिराए गए इस्लामाबाद में चेम्बर्स, उससे बात बढ़ जाएगी। इस मामले में तो कोई इस से तो डरने नहीं लगा कि जी दहशत गर्दी के मुकदमात बन जाएंगे। वकील फेस करते रहे हैं बहुत कुछ, लेकिन मेरे ख्याल में सबको कोशिश करनी चाहिए कि हालात को बेहतर किया जाए। अगर ये नहीं किया जाए उससे सबका नुकसान होगा। लिहाजा इस वक्त कोई वक्त नहीं है चेम्बर्स गिराने का, क्योंकि अल्टरनेटिव जगह कोई नहीं है। आप तब गिराएं जब आप उनको को अल्टरनेटिव स्पेस दे, जहां पर वो अपने ऑफिस रख सकें, जहां लिटिगेंट्स आ सकें, जहां अदालतों की मामलत हो सके। उनके चेम्बर्स गिरा देने से क्या, उससे तो मजीद ग्रीवेंस बढ़ेगा, ज्यादती हो जाएगी। बहुत शुक्रिया हामिद खान साहब के। अगर चैम्बर्स गिरा दिए जिससे मामलात मजीद खराब होंगे, इस तरह नहीं किया जा सकता। मतलब वकला के पास जो हसास डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनका भी लॉस हुआ। बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। बैरिस्टर वकास अब्रेज खान साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं और उनको अब प्रोग्राम में शामिल गुफ्तगू करेंगे। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। वकास साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि वकला कानून से बालातर हैं क्या? देखिए, लीगली स्पीकिंग बाय द वर्च्यू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान आर्टिकल 4 है, 5 और 25 है, जो ये कहता है कि पाकिस्तान के अंदर नो वन इज अबव द लॉ, ऑल द पीपल आर इक्वल विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड एंड स्टेटस। चाहे वो वकला हैं, चाहे वो जजेस हैं, चाहे वो सहाफ़ी हैं, चाहे इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, कोई भी पाकिस्तान से अबव लॉ नहीं है। रूल ऑफ लॉ सब पे एप्लीकेबल है और यकसा तौर पे कानून का इतलाक पाकिस्तान में होता है। लिहाजा ये जो कल का एक्ट है, मैं तो किसी तरीके से भी इसको जस्टिफाई नहीं कर सकता, चूंकि वायलेंट एक्ट किसी भी कम्युनिटी के पार्ट पे या किसी भी प्रोफेशनल के पार्ट पे या मुतशद्दिद रवैये वो जस्टिफाई नहीं किए जा सकते। जिस तरह उस्ताद मोहतरम हामिद साहब भी बात कर रहे थे, मैं इनकी बात से एग्री करता हूं कि लेकिन इसके पीछे जो रूट काजेज हैं, जो ग्राउंड रियलिटीज हैं, उसको भी ऑब्जर्व करने की जरूरत है। ये सीडीए की तरफ से जितने लोग वहां पे आए इंक्रोचमेंट को खत्म करने के लिए, इससे पहले भी अगर देखा जाए तो 3 हफ्ते कबल इन्होंने वहां पे कुछ इस तरह के चेंबर्स थे जो अभी न्यूली वहां पे कंस्ट्रक्ट किए जा रहे थे पार्किंग की जगह पे, उसको मजमार किया गया और कोई रेजिस्टेंस वकला कम्युनिटी की तरफ से जाहिर नहीं की गई, क्योंकि वो इलीगली कंस्ट्रक्टेड चैम्बर्स थे और न्यूली कंस्ट्रक्ट किए जा रहे थे और रेजिस्टेंस होनी भी नहीं चाहिए क्योंकि वो इलीगल थे। एट द सेम टाइम गुज़िश्ता रोज जो चैम्बर्स को गिराया गया या मस्मार किया गया उन चैम्बर्स को तकरीबन स्टैब्लिश हुए या कंस्ट्रक्ट किए हुए 10 से 12 साल गुजर चुके थे। और जब कोई शख्स इतने अरसे से किसी जगह पे बैठा है, वहां पे अपना ऑफिस जस्ट लाइक अ होम उसको कंस्ट्रक्ट किए हुए और अपनी सर्विसेज वहां पे रेंडर कर रहा है, जिस तरह हमें सबने भी बात की कि वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, वैल्यूएबल सिक्योरिटीज हैं, लोगों की रजिस्ट्रीज हैं, पैसे पड़े हो सकते हैं, कोई भी ऐसी चीजें हो सकती हैं। लेकिन आप लॉ के अंदर ये प्रोसेस है क्या जब भी किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई करे, यू मस्ट हैव दैट पर्सन विद अ लीगल नोटिस या कोई भी अगर हम देखें की तरफ से नोटिस उसको वकास अगर हम देखें तो इस मुल्क को आज़ाद करने वाले जो थे वो भी काला कोट पहन के आए थे और पूरा लड़के उसने अंग्रेजों से ये आज़ादी हासिल की और उसने तामीर और तरक्की की बात की, सब्र तामुल की बात की। और आज आप भी एक बैरिस्टर हैं, आप भी काला कोट पहनते हैं, कैसा महसूस करते हैं जब आपकी बरादरी इस किस्म की हरकतें करती है, इस किस्म की जो दूसरों को कानून सिखाते हैं वो गैर कानूनी तौर पर इस किस्म के काम करते हैं, मुआसरा करते हैं, जजेस के एहतराम के बजाय उनको यरगमाल बनाया जाता है, कैसा महसूस करते हैं आप वैसे इस तरह चीजें जब देखते हैं? हरमीत, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। इस मुल्क का तस्वुर देने वाले इकबाल बजाते खुद एडवोकेट थे, इस मुल्क को दुनिया के नक्शे पर लाने वाले कायदे आज़म भी एडवोकेट थे। लिहाजा इस कोर्ट का जो तकद्दुस है, तकरीम है, इसकी हुर्मत है, वो बहुत ज्यादा है। बानानी पाकिस्तान का ये प्रोफेशन था। एट द सेम टाइम जो आपने बात की कि हमारे वकला के अंदर जो यंग लॉयर्स हैं, स्पेशली जो उनके अंदर भी मुतशद्दिद रवैया, मैं समझता हूँ कि इनका कला कमा करने की जरूरत है। सीनियर्स को भी इनको प्रॉपर्ली टीचिंग, प्रीचिंग और ट्रेनिंग की दिलवाने की जरूरत है, ताकि ये जो 10-15% लोग हैं
उनकी अंदर ये मुतशद्दिद रवैये जिसकी वजह से तमाम वकला बरादरी को वकला गर्दी है, इनकी किरदार कुशी की जाती है, उंगलियां उठाई जाती है, ये सिलसिला बंद हो चुके हैं। वकला बड़े मुहज्जब हैं, थैंक यू बड़े सर। शाइस्ता। बहुत यहाँ पे बात यही हो रही है कि तकरीबन जितने भी लोग हैं, वकास ने भी यही बात की, अहमद खान साहब भी यही कह रहे थे कि हामिद खान चंद लोग साहब हैं, हामिद खान साहब सॉरी, वो ये बात कर रहे थे 10% लोग सिर्फ ऐसे हैं जो इस तरह की मुतशद्दिद कार्रवाइयाँ करते हैं। लेकिन मुझे उम्मीद यही है कि जैसे हामिद खान साहब जैसे सीनियर लोग हैं, वो मतलब जब आगे आएंगे तो कोई ना कोई इसका हल निकल रोज़ा आएगा। हम उम्मीद समाजी- करते हैं कि हल जल्द निकल आए। ब्रेक पे भी चलते हैं। समाजी इश्यूज पर गाने आजकल बनना शुरू हो गए हैं। एक गाना हम ब्रेक के बाद सुनाएंगे, सो पब्लिक डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस। वेलकम बैक पब्लिक। जैसा कि हमने आपको बताया था कि समाजी इश्यूज़ पर आजकल गाने बनना शुरू हो गए हैं। वो कोई भी मसाइल हों, घरेलू मसाइल हों या सोशल इश्यूज़, बच्चों के इश्यूज़, कोई भी प्रेशर्स, हर किस्म के अब इश्यूज़ के ऊपर गाने के ज़रिए अपने ख़यालात का इजहार किया जा रहा है। हमारे पास हमारे शुरू के प्रोग्राम में एक लड़का ओमी भी आया था जिसने रोटी, कपड़ा और मकान पर गाना एक रैप तैयार किया था। लेकिन अब हम शहजाद रॉय की बात कर रहे ये हैं। मतलब ये सिर्फ सोशल इशू नहीं है, हाँ। बल्कि शहजाद रॉय का तो बहुत ज़रा पॉलिटिकल भी वे है। हाँ। तो मतलब ये है कि उसमें ओमी ने भी जो बात की थी, हाँ। उसको हम सोशल पॉलिटिकल में कर देंगे। अब ये कौन किसका आदमी है, उससे पहले अबरारुल हक, सजाद अली ये भी कर चुके हैं। सबने लेकिन किया है। ये है कि अच्छा, अगर पॉलिटिकल की बात की जाए तो फिर तो इमरान इस्माइल साहब भी इसमें हाँ, शामिल वो हैं। तो मतलब उसमें कूद पड़े थे। हाँ। इमरान इस्माइल साहब को किसी दिन इसी हवाले से बुला के देखना चाहिए कि वो गाने कैसे गाते हैं, आजकल भी कुछ कर रहे हैं या सिर्फ गाने ही गा रहे हैं। हाँ, ये भी है। गवर्नर होके आदमी जो है ना वो कैद होता है एक तरह का, उसके बाद करने को काम बहुत कम होता है। बट शहजाद रॉय का ये गाना जो है ये आपको दिखाते हैं कौन किसका आदमी है। और इसमें आप ये देखें कि बड़ी दिलचस्प बात ये है कि गाने के बाद शेख रशीद साहब और राना सनाउल्लाह, इन लोगों ने भी सामने आके हाँ। उसके टाइटल को ऊपर बोला हुआ है कि कौन किसका आदमी है, जानना जरूरी है बहुत कौन किसका जरूरी है। आदमी है। ये कौन किसका आदमी है, ये हम एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो है उसके तहत भी आप देख लें। मतलब मैं आपको बड़ी दिलचस्प बात बताऊं अच्छा। कि एक दफ़ा मैं जहाज़ में सफ़र कर रहा था, इंग्लैंड जा रहा था। अच्छा। तो उस ज़माने में मैं 50 मिनट अपना शो किया करता अच्छा। था। तो मेरे साथ बैठे हुए साहब जो हैं उन्होंने कहा कि आप इतने अहम मौज़ूआत पे प्रोग्राम करते हैं, तो कभी आपसे CIA ने रब्ता किया है? अच्छा। तो मैंने कहा CIA तो दूर की चीज़ है, मुझसे कभी PIA ने रब्ता नहीं किया। तो वहाँ पे हम हर वक्त जोड़ रहे होते हैं कि ये फ़लाँ का आदमी है, ये इसराइल का आदमी है, ये इंडिया का आदमी है। ये इस तरह का पैगाम सारे का सारा जो है ना इस गाने में है। मेरे ख्याल में बाद में करेंगे। और पहले पाजी को गाना दिखाते हैं। पाजी ठीक है? गाना देखें आप। चलिए देखते हैं। रऊफ साहब, ये गाना सुनकर मुझे याद आया सेनेट इलेक्शंस आने वाले हैं। खैर, ये ड्रम्स के ऊपर शहजाद रॉय का बेटा मौजूद था। अच्छा। और बात मैं जैसे कर रहा था पहले भी कि हमारा एक तो वो जैसे कह रहे हैं ना कौन ये जानना लाजमी है कौन किसका आदमी है। इसमें दो तरह की बातें सामने आती हैं। हाँ। एक तो ये है कि वाकई ये जानना ज़रूरी है अगर कोई किसी का आदमी है तो। दूसरे ये है कि हमारी आदत है हम बैठ के थड़ों के ऊपर बाजारों में हर वक्त कर रहे होते हैं ये जो फलां है ना ये फलां का आदमी है, हाँ, ये फलां बिल्कुल। स्पेशल ब्रांच का है, ये इंडिया का है, ये इसके लिए यहूदियों का काम है। कर रहा है। पता नहीं क्यों हम इसमें हैं हरमीत, पता नहीं क्यों वैसे इतने एजेंट इल्जामबाजी में आ बनाना जाते बड़ा आसान काम है रूप साहब हमारे यहाँ। हैं। हाँ तुम किसके मैंने कहा आदमी रूप हो साहब एजेंट हरमीत? बनाना बड़ा आसान काम है, किसी को बिल्कुल हरमीत। मैं हाँ ये भी एक साजिश हो सकती है कि मैं किसका आदमी हूँ। अच्छा, वैसे बड़ा प्यारा सा पैगाम दिया है सॉन्ग के जरिए, क्योंकि जाहिर बात है टेलीविजन पे बैठ बैठ के अखबारों के जरिए तो हम देते रहते हैं, लेकिन अगर आप गाने के जरिए गाने का मजा भी लें और आपको समझ भी आए कि भैया ये क्या कह रहा है, तो उसका जो एक सॉफ्ट सा मैसेज है ना, तो कई लोग उस पर समझ भी जाते हैं। और शहजाद रॉय हमेशा जो है उसने समाजी जितने भी बच्चों के हवाले से हो, चाइल्ड अब्यूज के हवाले से, जहां जहां मैंने इनको देखा है हर जगह ये प्लेटफॉर्म पे बड़े एक्टिव नजर आते हैं। और यही बात है कि ज्यादातर सिंगर्स में, सेलिब्रिटीज में अगर मैं देखूं तो शहजाद रॉय इन समाजी मामलात में काफी तेज है। तो ये गाना भी रऊफ साहब मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। और एक और चीज मैं देख रहा हूं कि अपोजिशन वाले बड़ी तनकीद कर रहे हैं, जो मुख्तलिफ पार्टियों की कारकुनान है वो ये समझ रहे हैं कि शायद खान साहब के कहने भी ये गाना बना है। अच्छा। आपके इस्लामाबाद में इस तरह की वो तो और ज्यादा चल रही होगी। तो फिर आप ये बता दो कि शहजाद रॉय किसका आदमी है? ये तो मैं कहता हूं कि शहजाद राय साहब से पूछें कि भाई आप ये किसके बात तो आदमी किसी हैं? से ढकी क्योंकि छुपी हमने नहीं है। कई ऐसे
एक चीज और मुनीज़, मैंने आप देखा ऐसा है कि करो, कुछ सीनियर एक्टर हरमीत- पर्सन जो हरमीत है नहीं। वो भी शहजाद साहब को ट्वीट में जी हरमीत, हम आपसे ब्रेक में पूछते हैं कि कौन किसका आदमी है। अभी एक ब्रेक पर के बाद हम चोलिस्तान जीप रैली की बात करेंगे, जिसका फाइनल 14 तारीख बरोज इतवार को होने जा रहा है। सो डोंट गो एनीवेयर पब्लिक, स्टे विद अस। वेलकम बैक पब्लिक। अब बात यह है कि पाकिस्तान भर से लोग जाते हैं चोलिस्तान जीप रैली का, जब वहाँ इनकाद किया जाता है। अब से पहले बरसों में भी होता रहा। एक ये वहाँ पर एक स्पोर्ट जो इन्होंने स्टार्ट किया है, बहुत ज़्यादा सराहा जा रहा है इसको। और लाहौर हो, कराची हो, KPK हो, कोई भी लाहौर का अगर सिटी है या प्रोविंस है, वहाँ से कहीं लोग भी जा सकता है। हाँ। मतलब कोई सिर्फ ये है कि आपकी गाड़ी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि हाँ। उसकी इंस्पेक्शन होगी पहले, उसकी पावर अच्छी होनी चाहिए। जीप है, और मैं ये बताऊं, मैं चूंकि इस तरह के फेस्टिवल में तो नहीं कहना चाहिए, और आपने ना, भी जीप रैली मैंने में जीप रैली, लेकिन इस participate तरह की किया जीप हुआ है। रैली नहीं, वो अच्छा। स्पेशली हम ही थे जो चोलिस्तान में हमने एक सफारी कह लो, अच्छा। डेजर्ट सफारी की थी, और लॉन्ग टाइम बैक, और अच्छा। वो गाड़ियां थी, और उसमें बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। हाँ। यानी चूंकि रेत के टीले होते हैं ना, तो आपके टायरों की हवा निकाली जाती है, थोड़े से अच्छा। टायर फ्लैट किए जाते हैं, क्योंकि वो उल्टे ना ज्यादा मतलब होगी, तो एक खास स्पीड पे उनको दौड़ाया जाता है। एक खास स्पीड से आप ज्यादा हो भी नहीं सकते, तो बड़ा थ्रिल है। और मुझे याद है कि जब हम थे, मुझे वो बल्कि कंसर्न भी होता है जब इस तरह की रैलीज होती है तो वो ना हो। तो जब हम गए तो मुझे कई जगहों पे ऐसे लगा कि जैसे लगा क्या, मैंने देखा कि हमारी जीप्स जो 110 किलोमीटर पर तकरीबन चल रही थी, एक मेंटेन की जाती है स्पीड, अच्छा हमारे साथ हिरन भागते हुए जा रहे हैं। अच्छा, वो डेजर्ट में सहरा हमने में। देखे, खुद देखे। बड़ा दिलचस्प नज़ारा, और फिर मतलब बात तरह है भाई। तरह के, जी हरमीत, बहुत ही खूबसूरत डेजर्ट है चोलिस्तान का डेजर्ट जो है मैं ना। मजा ले रहा हूँ आपकी बातों से सर। और फिर वहाँ पे जी लोकल जी, ट्राइब्स जो है कंटिन्यू ना, करें रऊफ साहब। हाँ। लोकल ट्राइब्स जो हैं उनके साथ बैठ जी, जी, के जी। हमने वहाँ की लोकल खाने खाए, सौगातें खाई हैं वहाँ की। हर्ब्स के बने हुए लोगों के। मतलब अच्छा। लोकल ठीक खानों है, में भी बताया ना रऊफ साहब, लोकल खानों में क्या स्पेशल डिश क्या थी वहाँ की वैसे? लेकिन हरमीत, हम देखते हैं कि जब इस तरह के इवेंट्स का वहाँ पर इनकाद होता है तो आर्जी तौर पर एक फेस्टिविटी का माहौल हो जाता है, स्टॉल्स लगते हैं, उनके कल्चर की प्रमोशन होती है, वहाँ के जो लोकल्स हैं वो भी वहाँ जब शिरकत करते हैं, एक पाकिस्तान का कल्चर, पाकिस्तान का इमेज और एक बड़ा ही पॉजिटिव मैसेज दुनिया को जाता है कि पाकिस्तान वो मुल्क है जहाँ पर अमन को फरोग दिया जाता है। जैसे माजी में कहा जाता था कि पाकिस्तान में फॉरेनर्स का आना बंद हो गया अगर था। हम देखें ना तो मुख्तलिफ ये रैलियां, ये इस किस्म की चीजें, इवेंट्स जो हो रही हैं, ये अब पाकिस्तान में नहीं बल्कि बाहर दुनिया में इसको बड़े गौर से देख रही हो। काफी सारे लोग, मैं देखता हूँ कई इवेंट्स में मैं गया हूँ तो वहां पे मैंने देखा कि बाहर से लोग भी आते हैं, शिरकत करते हैं, तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। हाँ। और वैसे भी खान साहब टूरिज्म के हवाले से इस किस्म के इवेंट्स को ज्यादा सपोर्ट करते हैं, और हमारे जो जी 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 मुनीज़, तो मैं ये चोलिस्तान की तो ऐसे तारीखी वो है बहुत, इसके अंदर जो फोर्ट्स हाँ, है ना, हाँ, तो किला मैं रोहतास है। हाँ। किला रोहतास जी, तो जी। देखने वाली, मतलब किला रोहतास तो यहाँ नहीं है, मैं गलत हाँ, कह रहा यहाँ हूँ। नहीं है। नहीं, पाकिस्तान में है ना। नहीं किला पाकिस्तान रोहतास में तो है, यहाँ लेकिन पे है ना, डेजर्ट में करीब नहीं है। हमारे हाँ, यहाँ करीब है। डेजर्ट में हाँ, नहीं है। डेजर्ट में नहीं है, वो मैं गलत कह रहा हूँ। इनके अपने किले हैं अंदर, डिरावर, किला डिरावर, रोज़ बिल्कुल साहब, किला डिरावर है वहाँ पे। हाँ। पहले रिपोर्ट देख अच्छा। लेते हैं। बुखारी साहब का मैं ट्वीट देख रही थी जिसमें उन्होंने ये कहा है कि हमने पाकिस्तान के परसेप्शन और इमेज को टूरिज्म के लिए टूरिज्म के जो तनाजुर में हमने बदल दिया है। एक पाकिस्तान का एक नया इमेज हमने उजागर किया और उसी का एक हिस्सा ये इवेंट भी है। पहले हम ये पैकेज देखते हैं और फिर करेंगे इस पर बात। सहराए चोलिस्तान का मेगा इवेंट चोलिस्तान जीप रैली का मेला सजने को तैयार है। 250 किलोमीटर ट्रैक पर फराटे भरती धूल उड़ाती गाड़ियां एक दूसरे का मुकाबला करेंगी। नौ और 10 फरवरी को गाड़ियों का टेक्निकल एग्जामिनेशन होगा। 11 फरवरी दिलोश डहर में क्वालिफाइड राउंड सजेगा। अब तक 140 से ज्यादा गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। 12 फरवरी को चोलिस्तान ट्रैक पर प्रीपेयर्ड कैटेगरी में गाड़ियां अपनी स्पीड का जोर दिखाएंगी। 13 फरवरी को स्टॉक कैटेगरी का मुकाबला होगा। 14 फरवरी को फाइनल राउंड खेला जाएगा। दूसरे मरहले में प्रीपेड गाड़ियों के मुकाबले में खवातीन रेसर भी हिस्सा लेंगी। चोलिस्तान जीप रैली के दौरान शायकीन मोटर ग्लाइडिंग और पैराग्लाइडिंग से भी लुत्फ अंदोज हो सकेंगे। शायकीन के एंटरटेनमेंट का भी हो चुका है पूरा इंतजाम और आज
यानी 10 फरवरी और जो कल 9 फरवरी था, इसमें गाड़ियों के टेक्निकल कैपेसिटी का मुआयना किया जाना था और आज भी किया जाएगा, जिसके बाद 140 गाड़ियां बताई जा रही हैं जो इसमें हिस्सा लेंगी और 14 फरवरी को इसका फाइनल होगा। हमारे साथ ऐना सलमान मौजूद हैं जो कि खुद भी चोलिस्तान की जो ये जीप रैलीज होती हैं इसमें शिरकत करती रही हैं, ना सिर्फ शिरकत बल्कि पार्टिसिपेट भी करती हैं और ड्राइव भी करती हैं, धूल उड़ाती गाड़ियों से मुकाबला भी करती हैं। तो ऐना हमारे साथ मौजूद हैं। ऐना, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, कैसी हैं आप? अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत से हूँ। ऐना, बीइंग अ गर्ल, आपके अंदर ये करेज, ये पैशन आया कैसे कि आप इन गाड़ियों के साथ मुकाबला करेंगी आप और एक कंपटीशन में आएंगी और फिर जीतेंगी भी? ये थ्रिल आता कैसे है, क्योंकि इसमें खवातीन भी पार्टिसिपेट कर रही हैं? मैं आपकी बात को, मैं जितनी मैं एक्साइटेड हूँ इस वक्त मैं आपको बता नहीं सकती। ये एक ऐसा कथार्सिस है एक औरत के लिए, खास तौर पे। आई एम अ हाउसवाइफ, मेरे भी बच्चे हैं, लेकिन मुझे जिस चीज का जो एक्साइटमेंट या जो थ्रिल का जो पैशन है वो मेरे हस्बैंड की वजह से मुझे हुआ, बिकॉज वी आर मेंबर अ क्लब 4x4 मीन मशीन क्लब, और उन्हीं की वजह से पिछले कई सालों से मैं भी इन चीजों के अंदर पार्टिसिपेशन करती हूँ, ऑफ रोडिंग करती हूँ, ट्रैकिंग पे जाती हूँ और अब रैलीज में भी हिस्सा लेने के बारे में हिम्मत आ गई है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि ये एक ऐसा कथार्सिस है जिससे मुझे रिलैक्सेशन मिलता है, मुझे मी टाइम मिलता है, मुझे ऐसा लगता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों को इस स्पोर्ट को, अगर हमें थोड़ी सी गवर्नमेंट भी थोड़ी सी सपोर्ट भी करती है तो ये पैशन, हम पाकिस्तान का बहुत नाम रोशन कर सकते हैं, क्योंकि खवातीन क्या काम है जो नहीं कर सकती। आई डोंट थिंक सो कि हम लोग किसी से भी कम है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ज्यादा जो है वो एक्साइटेड, मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस वक्त। और विमेन कैटेगरी यकीनन खवातीन के लिए मशाल राह है और खवातीनों के लिए एक नया रास्ता जो है आपने वो किया है। अगर हम देखें तो आपके आने के बाद कैसा लगता है कि खवातीन की तादाद अब इस रैली में बढ़ती जा रही है? जी जी, मुझे लगता है कि सोशल मीडिया की वजह से और कुछ हमारा जो मीडिया है अगर इसको थोड़ा सा भी प्रमोट करता है या गवर्नमेंट लेवल के ऊपर नहीं भी, तो ये एक ऐसा स्पोर्ट है, इसके लिए बड़ी इंकरेजमेंट चाहिए होती है, क्योंकि ये बड़ा डेयरिंग काम है, इसमें बहुत ज्यादा खर्चा होता है, आपकी जान को खतरा होता है, और सबसे बड़ी चीज है हिम्मत की बहुत जरूरत है, जिगर की जरूरत है। तो मुझे लगता है कि घर वालों की सपोर्ट के बगैर तो मुमकिन नहीं होता, लेकिन अगर घर वाले भी सपोर्ट करते हैं तो ये वेल एंड गुड है। मैं कहती हूँ वी कैन वर्क वंडर कि अगर हमें सपोर्ट मिल जाती है, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है और काफी लोगों के अंदर इन्फ्लुएंस आ गया इन चीजों का। तो ऐना, ये बताइए कि घर की जिम्मेदारियां और ये काम, ये दोनों साथ साथ चल जाते हैं? आप माशाल्लाह एक मशक्की खातून लग रही हैं और मतलब ये दोनों काम कर लेती हैं बिल्कुल खुश उसलूबी से। एग्जैक्टली, व्हाई नॉट? इट्स ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट, यू नो। एक तो डिसीजन मेकिंग होती है इसमें सबसे जरूरी चीज, और सबसे जो इम्पोर्टेंट बेसिक पार्ट जो आपको सबसे पहले प्रैक्टिस करना होता है वो आपकी टाइम मैनेजमेंट होती है। तो मेरा ख्याल है अगर थोड़ा सा, इट विल टेक टाइम, अगर थोड़ा सा टाइम लेने के बाद प्रैक्टिस और घर की चीजों को मैनेज करना। ठीक है, बहुत शुक्रिया ऐना वक्त का, क्योंकि अगर टाइम मैनेज किया जाए तो ये खवातीन जो घर में मौजूद हैं वो भी इस किस्म के इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर सकती हैं। बिल्कुल, यानी जो खवातीन इस वक्त घर में बैठी देख रही हैं तो फिर आप भी तैयारी पकड़ लें, क्योंकि जीप रैली अभी स्टार्ट नहीं हुई है, स्टार्ट होने वाली है। लेकिन हम एक ब्रेक पर चलते हैं, जिसके बाद वापस आएंगे और करेंगे कुछ फिल्म्स की बात। 2021 में कौन कौन सी मूवीज रिलीज होने जा रही हैं जानना है तो डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस। वेलकम बैक पब्लिक। बहुत सी मूवीज रिलीज होने जा रही हैं 2021 में, जिन्हें कि 2020 में रिलीज होना था, लेकिन हम सब जानते हैं क्या वजह बनी, वो क्यों रिलीज नहीं हो सकी। तो रऊफ साहब, टॉप गन एक मूवी है जिसका टॉम क्रूज की फिल्म का हमेशा से इंतजार रहता है, और ये टॉम क्रूज की फिल्म, और उसमें दो चीजें, एक तो टॉम क्रूज का होना, दूसरे जो जहाज उड़ते हैं ना, पायलट जो जेट्स उड़ाते हैं, उसकी थ्रिल एक अपनी जगह होती है। और फिर एक मैवरिक है, इसका नाम भी मैवरिक है फिल्म का। तो मैवरिक उसका किरदार भी है, वो किस तरह से होता है, मतलब क्या करता है। मैं ख्याल में लंबी बात करने की बजाय रऊफ साहब ने सारी डिटेल बता दी, सारी डिटेल बता देनी है, फिल्म नहीं देख पाएंगे आप। आप चल के पहले ट्रेलर देखते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। इकबाल खुर्शीद साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, आइए ट्रेलर देखते हैं। टॉप गन, जिसका ट्रेलर आप देख चुके हैं, सभी को है इसका बेसब्री और बेचैनी से इंतजार। लेकिन सबसे पहले बात यह है कि अभी जो इंडस्ट्री
हमारी फिल्म इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा मुतासर हुई है कोविड की वजह से। अगर हम देखें, पहले तो मैं ये बता दूं, इकबाल खुर्शीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें ऑन बोर्ड लेते हैं, फिर मैं बाकी डिटेल शेयर करती हूँ। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू इकबाल साहब, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया, मैं खैरियत से। अच्छा इकबाल साहब, हमने देखा कि वर्ल्ड वॉर 1 से पहले की अगर बात करें तो अमेरिकन मोशन पिक्चर, जिसमें बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर्स थे, फिल्म मेकर्स थे, डिस्ट्रीब्यूटर्स थे, 20,000 से ज़ायद वहाँ पर थिएटर्स थे। लेकिन हुआ क्या कि फॉल 1918 में एक स्पेनिश फ्लू वहाँ आता है, जिसके बाद उनकी इंडस्ट्री कोलैप्स कर जाती है, सब कुछ बंद हो जाता है। बिल्कुल वही सूरत हाल जो अभी हमारी इंडस्ट्री के साथ है। मूवीज़ रिलीज़ होना थी, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट हो चुकी थी, बजट्स जो हैं वो लग चुके थे, लेकिन अब वो डिले का शिकार हो चुकी हैं। तो क्या कहेंगे, ये इंडस्ट्री कब रिवाइव करेगी? क्योंकि अगर जैसा कि मैंने माजी की बात की तो उस वक्त 1.5 साल लग गया था, लेकिन अब इससे ज़्यादा वक्त लग चुका है। अगर अभी भी ये रीओपन होते हैं तो सेटल होने में और अपने टारगेट्स को अचीव करने में कितना वक्त लग सकता है इंडस्ट्री को? मुद्दा कुछ यूं है कि अगर हम फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो उसको, जो वर्ल्ड सिनेमा है, उसे एक जंग का सामना है, एक बड़ी जंग। इसने वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 की सूरत 2 जंगों का मुकाबला किया, उन्हें शिकस्त दी, और अब ये एक और जंग इसे दरपेश है, जो मेरे नजदीक तीसरी जंग अजीम है सिनेमा के लिए कम से कम। और मैं यकीन रखता हूं कि सिनेमा कमबैक करेगा। उसका सबब क्या है? जिस वबा का आपने जिक्र किया, मैंने वर्ल्ड वॉर्स का जिक्र किया, सिनेमा उन्हें शिकस्त देता हुआ आगे बढ़ा है। हमने देखा कि जब नेटफ्लिक्स आया, इस तरह की दीगर स्ट्रीमिंग साइट्स आई, उनकी मकबूलियत आसमान को छूने लगी, तो लोगों ने कहा कि जनाब सिनेमा को ताले डालिए, सिनेमा खत्म हो गया। मगर तब आती है एवेंजर्स जैसी फिल्म, जो सिनेमा की 100 साल तारीख की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर है। सिनेमा ने हमेशा कमबैक किया, क्योंकि सिनेमा, अगर यूरोप और अमेरिका की बात की जाए, वो सोच में, कल्चर में, रहन सहन में रच बस गए। हमारे यहाँ ऐसा मामला नहीं है अनफॉर्चुनेटली, मगर वहां वो कल्चर का हिस्सा है। तो सिनेमा ने माजी में भी कमबैक किया और अब भी कमबैक करेगा। उसकी 2 मिसाइलें, नेटफ्लिक्स से मुकाबला और एवेंजर्स आती है। और कोविड जैसे मुश्किल दिनों में क्रिस्टोफर नोलन जैसे दिलेर हिदायतकार अपनी फिल्म पे जिद करते हैं, अड़ जाते हैं कि हम इसे थिएटर में रिलीज करेंगे, और ऐसा करके दिखाते हैं। तो ये लोग हमसे कह रहे हैं कि जनाब हम हार मानने वाले नहीं हैं। 2021 में आने वाली बड़ी फिल्में जो करेंगी मुकाबला इस बहरान से, मुश्किल है मगर कमबैक होगा। अच्छा इकबाल, हमने दिखाया भी टॉप गन का ट्रेलर, यानी एक ज़माने के बाद, कई बरस के बाद टॉम क्रूज की फिल्म इस सीरीज़ की दोबारा आई है। टॉप गन पहले आई थी, मुझे तो अभी तक याद है बर्लिन का उसका गाना टेक माई ब्रेथ अवे, उस गाने ने टेक माई ब्रेथ अवे उसने उड़ा के रख दिया था, मतलब सामीन को। वैसे एक बात दिलचस्प ये भी बता दूं कि उस फिल्म की जो सेंट्रल कैरेक्टर है, उस खातून को अगर आजकल देखा जाए तो वो टॉम क्रूज की अम्मा लगती हैं। वो मतलब इतना फर्क उनके अंदर आ गया हुआ है। आपने भी देखा होगा, तस्वीरें बड़ी दिखाई जाती हैं कि इस फिल्म की हीरोइन कितनी खूबसूरत, दिलचस्प, मतलब वो प्यारी लग रही है। और वो उस फिल्म की वो भी बड़ी अपने वक्त दिलचस्प और प्यारी लग रही है। रऊफ साहब ने मेरी तरफ देख के कहा कि प्यारी लग रही है। जी इकबाल सर, बात यह है कि 2021 में जो बात की शुरू हुई कोविड का मुकाबला कैसे होगा, तो हम सब का हीरो, बल्कि एक मेगा स्टार जिससे दुनिया जुड़ी हुई है, जो लोगों के दिलों पर राज कर रहा है गुज़िश्ता 35 बरस से, टॉम क्रूज, वो करने वाला है मुकाबला इस बहरान से अपनी 2 फिल्मों के जरिए। पहली गिरे में टॉप गन, जिसका जिक्र आपने किया, और जो 3.5 अशरों पुराना इश्क है इस जनरेशन का, मुझसे पहले की जनरेशन का। 1986 में फिल्म आई थी, इसी ने टॉम क्रूज को बनाया था एक सुपरस्टार, और फिर टॉम क्रूज रुका नहीं, आगे बढ़ता रहा। और आप देखिए 2021 तक उसका फिनोमेना, उसका फेम, उसका पर्सोना जूं का तूं कायम है। वो दोबारा से टॉप गन के साथ वापस आ रहा है। आज भी एक कैप्टन है, आपने ट्रेलर में देखा, आज भी एक हीरो है। तो इस फिल्म से जुड़ी है बहुत ज्यादा उम्मीदें, और ये फिल्म रिलीज होने वाली है, हम तो कह रहे हैं जुलाई में रिलीज होगी, और जोसेफ कॉन्सिंकी इसको डायरेक्ट कर रहे हैं। इकबाल खुर्शीद साहब, जब हमने देखा कि 1986 में ये पहली बार रिलीज हुई थी, यकीनन जो एयर फोर्स है वहां पे भी ज्यादा इसको पजीराई मिली, जिस तरह कर्तव्य इसमें दिखाए गए थे, जो सॉन्ग था रऊफ साहब ने जिसका जिक्र किया, तो कमाल का था। तो अब आप कैसे देखते हैं, बिल्कुल जिस तरह आपने बात की कि कोविड के बाद बहुत बड़ा रिस्क लेने जा रहे हैं, तो पहली 1986 में जैसे ही रिलीज हुई तो टॉप का इसने बिजनेस किया था, अब आप इसको कैसे देखते हैं?
अच्छा, मैं थोड़ा सा मोहतात अपना फीडबैक दूंगा। बात यह है कि इस साल टॉम क्रूज जो है 2 फिल्मों के साथ वापस आ रहे हैं, टॉप गन और मिशन इम्पॉसिबल। मिशन इम्पॉसिबल भी है। इम्पॉसिबल की 7वीं इंस्टॉलमेंट इस साल आ रही है। अब आप देखें, थोड़ा फर्क है। ये फिल्म 86 में आई थी, जो ऑडियंस है, जो जनरेशन है, वो उससे कट चुकी है, थोड़ा फासला है, लेकिन मिशन इम्पॉसिबल में वो फासला नहीं है। तो मुझे लगता है कि मिशन इम्पॉसिबल वो फिल्म होगी जो ज्यादा कुव्वत के साथ ऑडियंस को अपनी तरफ लाएगी, क्योंकि लोग उससे जुड़े हुए हैं। मैंने इस फिल्म का ट्रेलर देखा है, टॉप गन का मुतासिरकुन ट्रेलर है, क्योंकि मेरा एक नॉस्टैल्जिया है। हम सब जो लोग मौजूद हैं शायद 86 में फिल्म देख चुके हो, तो हमें तो ये बहुत भारी है। लेकिन क्या ये फिल्म उसी तरह कनेक्ट करेगी जैसे मिशन इम्पॉसिबल कर सकती है? मैं इस बारे में डाउटफुल हूं, लेकिन क्योंकि कोविड का मुकाबला करना है और टॉम क्रूज हमारा हीरो है, तो उसके साथ। ठीक है। अच्छा इकबाल, ये बताओ कि मिशन इम्पॉसिबल से मुझे लग रहा है कि आपकी उम्मीदें ज़्यादा जुड़ी हैं टॉप गन के मुकाबले में। हालांकि मेरा अपना ख्याल ये है कि ये जो एयरफोर्स की थ्रिल है ना, जेट पायलट्स की, जेट्स की, ये खुद एक थ्रिल बड़ी, मतलब आप देखो ना, मोटर बाइक, हैवी मोटर बाइक, टॉप गन 1 में भी वो चलाता था, इसमें भी जी, है। जी सर। ये ज़्यादा लोगों को आपके ख्याल में ये भी बहुत ज़्यादा, मुझे मालूम है कि मिशन इम्पॉसिबल में जिस तरह के मुहैय्युल किस्म के वाक़यात पेश आते हैं और उनमें से टॉम क्रूज गुजरता है और जिस तरीके से वो करता है, वो यहाँ पे भी उस तरह की चीज़ें हैं। तो मुझे तो इससे भी बड़ी उम्मीद लगती है कि ये बॉक्स ऑफिस पे कामयाब हो जाएगी। नहीं सर, मुझे इससे बहुत उम्मीदें हैं, मेरी उम्मीदें इससे जुड़ी हैं, क्योंकि ये फिल्म ज्यादा मुश्किल हालात में आ रही है। ये फिल्म आ रही है जुलाई में और मिशन इम्पॉसिबल आई है नवंबर में, जब हालात कुछ बेहतर हो सकते हैं। तो हमारी तवज्जो, हमारा जो उम्मीदें हैं वो टॉप गन से हैं, टॉम क्रूज से हैं, और मैं यकीन रखता हूँ, मैंने कंपैरेटिवली कहा कि शायद मिशन इम्पॉसिबल ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट करेगी, लेकिन ये फिल्म हमारी तवज्जो का महवर है। बल्कि जो भी फिल्म आने वाली है, चाहे ब्लैक विडो हो, द क्वाइट प्लेस हो, जेम्स बॉन्ड सीरीज की फिल्म आने वाली है, ये वो तमाम फिल्में जो फाइट करने वाली हैं कोविड से। मैंने कहा तीसरी आलमी जंग सिनेमा को दरपेश है, हम सब सिनेमा के साथ हैं, इस उम्मीद के साथ कि सिनेमा कमबैक करेगा। अच्छा इकबाल, चंद एक मूवीज के नाम आपने भी ले लिए, जिनमें कुछ मैं भी बता दूं, द डिग है, द लिटिल थिंग्स है, पाल्मर है, फाइंडिंग ओहाना है, बिलो जीरो है, लेकिन लॉलीवुड की कौन कौन सी मूवीज आ रही हैं? चंद एक फिर मैं बता देती हूँ, टिच बटन है, हमने 1-2 दिन पहले बात की, द लेजेंड ऑफ मौला जट की, वो भी आ रही है, जिंदगी तमाशा और रिकॉर्ड, इस तरह की और भी मूवीज आ रही हैं। आप बताएं कि वो चंद एक नाम जो मैंने ना लिए हों, लॉलीवुड में और कौन कौन सी आ रही हैं और हॉलीवुड में कौन कौन सी आ रही हैं, ताकि जो इस वक्त घरों में बैठे लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो तैयारी पकड़ लें कि उन्होंने कौन सी मूवी सबसे पहले और कौन सी उसके बाद और कौन सी आखिर में देखनी है। अच्छा, अगर हम हॉलीवुड की बात करें तो हॉलीवुड में जो पहली फिल्म मुकाबला करने आ रही है वो है किंग कॉन्ग वर्सेस गॉडजिला। वो मेरा कप ऑफ टी नहीं है, मगर इस तरह की फिल्म्स को बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है और ये स्ट्रीमिंग साइट पे भी दस्तयाब होगी। ये फिल्म आ रही है मार्च में, तो ये सबसे पहले मुकाबला करेगी। उसके बाद ब्लैक विडो एवेंजर्स का किरदार है, जो एंड गेम्स के अंदर मर गया था, मद्दाह सदमे में है, उसे दोबारा देखना चाहते हैं। मुझे लगता है कि ये फिल्म जब मई में आएगी तो ये बहुत ज्यादा तवज्जो बटोरेगी और ऑडियंस को सिनेमा की तरफ लाएगी। सितंबर में द क्वाइट प्लेस 2 आएगी, पहली फिल्म एमिली ब्लंट की सुपरहिट थी और इस फिल्म से भी बहुत ज्यादा तवक्को है। जेम्स बॉन्ड सीरीज की जो फिल्म है नो टाइम टू डाई, इस पे हमें तफसील से हम कभी बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत खास फिल्म है। ये 25वीं फिल्म है, यानी फिल्म की हैसियत से जेम्स बॉन्ड सीरीज 25 सिल्वर जुबली कर रही है और डैनियल क्रेग इस फिल्म के बाद अलग होने वाले हैं बॉन्ड के किरदार से। तो हमें देखना होगा कि अगला बॉन्ड क्या कोई खातून होंगी या कोई सियाह फाम किरदार। इकबाल साहब, लॉलीवुड से भी बता दें क्योंकि हमारे पास वक्त कम है। लॉलीवुड से कौन कौन सी मूवीज होंगी? जी जी प्लीज। लॉलीवुड की फिल्में कुछ अगर आपके ज़हन में? तो लॉलीवुड की फिल्म्स, लॉलीवुड तो आपको पता है कि बहुत ही महदूद है, मुख्तसर है। मेरे ख्याल में जितना जिक्र आपने किया वही बड़ी फिल्म है। 2 फिल्में जिन पे हमारी तवज्जो मरकूज है, यकीनी तौर पे द लेजेंड ऑफ मौला जट और उसके बाद फहद मुस्तफा की फिल्म है कायदे आज़म जिंदाबाद। ये फिल्म आने वाली है, टिच बटन आएगी, भाग भूतने की आएगी, यासिर नवाज की फिल्म चक्कर है। देखना यह है कि फिल्में रिलीज कब होती हैं, चूंकि सिनेमा ही नहीं खुल रहे। जब सिनेमा खुलेंगे तब ये फिल्म रिलीज होंगी। पहला फेस्टिवल छोटी ईद है, उस पर हम कितनी फिल्म रिलीज कर सकेंगे, फिर लेजेंड ऑफ मौला जट को हम कहाँ रिलीज करेंगे, ये सारे मामला हैं। हमारे यहाँ जब सिनेमास खुलेंगे तभी हमारी जो फिल्में जिससे हमारी दिलचस्पी है, ठीक है, उन्हें हम एक-एक करके खुलेंगे तब इन मूवीज को रिलीज करने के बारे में। इकबाल, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मूवीज कौन सी कब किसने देखनी है इस बारे फैसला कर लें, लेकिन अभी हम आपको ये बता दें कि लाहौर जू में क्या तब्दीली आई है। जानना है तो स्टे विद अस।
वेलकम बैक पब्लिक। अब बात यह है कि ग्रीन पाकिस्तान प्रोजेक्ट के तहत बहुत से इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, दरख्त लगाए गए हैं, पौधे लगाए गए हैं। उन्हीं में से एक ये है कि जानवरों में माइक्रोचिप्स इंस्टॉल की जा रही हैं ताकि उनकी नंबरिंग का ख्याल किया जाए। हाँ, दुनिया भर में तो इस तरह बहुत पहले से होता चला आ रहा था, लेकिन पाकिस्तान में ये इनिशिएटिव अब लिया गया है ताकि जानवरों की देखभाल की जा सके, जिनमें जू है, सफारी है, जल्लो है, यहाँ पर जो भी जानवर हैं अब उनकी खाल में ये माइक्रोचिप इंस्टॉल की जा रही है। इस बारे एक मुनफरद पैकेज तैयार किया है हमारे रिपोर्टर ने, पहले तो चल के वो देखते हैं। पाकिस्तान में जंगली हयात के आदादो शुमार मुरत्तब करने के लिए ग्रीन पाकिस्तान प्रोजेक्ट का आगाज महकमा जंगली हयात ने लाहौर के चिड़ियाघर, सफारी जू और जल्लो पार्क के जानवरों और परिंदों में माइक्रोचिप्स लगाना शुरू कर दी। ग्रीन पाकिस्तान प्रोजेक्ट के तहत जंगली हयात की जिंदगी, बीमारी, इलाज, मुआलजा और अफजाइश को मॉनिटर किया जा सकेगा। डिप्टी डायरेक्टर लाहौर चिड़ियाघर किरण का कहना है कि माइक्रोचिपिंग का अमल इंतहाई जरूरी था। इससे जानवरों का डेटा इकट्ठा करने समेत उनकी आबादी भी मॉनिटर की जा सकेगी। लाहौर चिड़ियाघर की डॉक्टर मदीहा के मुताबिक पहले मरहले में शहर के तीनों पार्क्स के परिंदों और जानवरों को माइक्रोचिप लगाई गई है। माइक्रोचिपिंग बुनियादी तौर पर परिंदों और जानवरों की नंबरिंग का अमल है और इंजेक्शन की मदद से माइक्रोचिपिंग सीरियल नंबर जानवरों की खाल में लगाया जाता है। लाहौर के चिड़ियाघर में पहली बार जानवरों और परिंदों में माइक्रोचिप डाली जा रही है ताकि इनके बारे में मालूमात जमा की जा सकें। दुनिया भर में जानवरों की देखभाल के लिए माइक्रोचिपिंग टेक्नोलॉजी कई बरसों से इस्तेमाल की जा रही है, मगर पाकिस्तान में ऐसा पहली मर्तबा हो रहा है। बिल्कुल, पाकिस्तान में ऐसा पहली दफ़ा हुआ है कि जानवरों में चिप्स इंस्टॉल हो गई हैं। इससे बहुत ज़्यादा बेहतर चीज़ें देखने में आएंगी। इसी पर बात करने के लिए कंसल्टेंट WWF डॉक्टर उज़मा हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, उनसे बात करेंगे। डॉक्टर उज़मा, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। कैसी हैं आप? पहले तो ये बता दें और फिर कि आप इस इक़दाम को कैसा देखती हैं। थैंक यू वेरी मच, आई एम वेल। मेरे ख्याल से ये बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है, क्योंकि बहुत से ऐसे एनिमल्स होते हैं जिसको आप देख के ये भी नहीं बता सकते कि वो नर है कि मादा है। अच्छा। और अगर हम उसको माइक्रोचिप करें तो एक ये इंडिविजुअल आईडी देती है, जैसे हमारे थंब प्रिंट्स हैं, इस तरह आप कह लें कि वो एक इंडिविजुअल नंबर एक एनिमल के पास आ जाता है। तो उससे रिकॉर्ड मेंटेनेंस में काफी इफेक्टिव होता है, जो कि जू पॉपुलेशन मैनेजमेंट में एक बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है कि हमें पता चले कि एनिमल कौन सा ज्यादा ब्रीड कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा। उससे आप उसको जेनेटिकली भी मैनेज कर सकते हैं, उसका ट्रीटमेंट रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं। सो आई वुड जस्ट से कि ये वो चीजें अगर आप उसको इफेक्टिवली यूज कर लें तो वो आपको एक वर्थ ऑफ इंफॉर्मेशन दे सकती है, और अगर आप माइक्रोचिप लगा के बस भूल जाएं तो उसका कोई फायदा नहीं। अच्छा, उसमें मैं ऐसी शरारती से एक सवाल मेरे ज़हन में आ रहा था कि अभी जो चिप लग रही थी ये मैंने देखा परिंदों को या मासूम हिरन वगैरह को लग रही है। हाँ। वो शेर को कौन लगाएगा? शेर को लगाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ एनिमल्स होते हैं, जैसे आपने आई एम श्योर सुना होगा टाइगर्स। हाँ। का तो जो पैटर्न है वो इंडिविजुअल होता है और यूनिक होता है। अच्छा। तो उस तरह के जानवर को तो लगाना भी कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि उसकी आईडी आप वैसे ही विजुअली कर सकते हैं। अच्छा। लेकिन बर्ड्स वगैरह के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और डियर के लिए भी, कि आप उसको ये माइक्रोचिप से इंडिविजुअल आईडी दें। अच्छा। वरना कुछ एनिमल्स तो आप उनकी, जैसे चिंप्स हैं फॉर एग्जांपल, उसकी तो आप शक्ल से बता सकते हैं कि ये वो चिंप है और ये वो चिंप है। अच्छा, इस पे ना उज़मा, रऊफ साहब की बात पे एक शेर मैं भी सुना दूं। रऊफ साहब, आपने वो शेर सुना है, जिस धज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है। तो जो चिप लगाएगा ना उसकी शान तो सलामत रहेगी, और ये जान तो आनी जानी है। इस जान की क्या बात। जी, तो क्या बात है भाई मुनीज़े। लेकिन उज़मा साहिबा, मेरा एक सवाल है आपसे, मैं क्योंकि काफ़ी रिपोर्टिंग मैंने की है इस हवाले से, चाहे वो कवान के हवाले से हो या दीगर मामला जो हैं। अगर हमने देखा कि जिस तरह ये चिप, ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट की जानिब से, लेकिन पेशावर में गुज़िश्ता साल जो 2 ज़राफ़ों की हलाकत हुई, उसके बाद फिर एक बर्फानी चीता, उसकी भी हलाकत हुई, दीगर कई सारी चीज़ें ऐसे हमारे पास रिपोर्ट्स दर्ज हैं। चीज़ें तो दिखती हैं, जानवरों के हालत से अंदाज़ा होता है, लेकिन क्या वजह है कि जो बद इंतज़ामी है, करप्शन है, नाअहली है, वहाँ पे जो वर्कर है, जो खाना, मैंने खुद एक रिपोर्ट में पकड़ा था, बिल्कुल कैमरे की आंख में मैंने कैद की थी वो सारे मनाजिर, तो वो जो इंतज़ामिया जो खाना देते हैं जानवरों को, तो वो भी उसी तरह उनके वो नहीं होता, जिसकी वजह से उनको बीमार भी हो जाते। तो इस पर नज़र कैसे रखी जाएगी?
देखिए बहुत सारे, जैसे लाहौर ज़ू है उसमें तो काफ़ी सिक्योरिटी है और सीसीटीवी है, और वो सारा जो उसका है वो डायरेक्टर के दफ्तर में बैठ के वो सब कुछ देख सकते हैं। अब ये इकदाम बहुत पहले लाहौर ज़ू ने ले लिया था। लाहौर ज़ू के साथ मैंने काम भी किया है। आई वुड रेट इट एज वन ऑफ द बेस्ट ज़ूज इन पाकिस्तान राइट नाउ। वो जैसा भी है लेकिन वो पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन ज़ू है इस वक्त। ठीक है। पेशावर ज़ू के बहुत सारे मैनेजमेंट इश्यूज हैं। मुझे लगता है कि पाकिस्तान में जनरली अगर आप ज़ू मैनेजमेंट में देखें तो ट्रेनिंग बहुत कम है, और जो कीपर होता है वो अनफॉर्चुनेटली दैट इज विद लाहौर ज़ू एज वेल, कि वो एक जूनियर माली की तरह अपना काम शुरू करते हैं। ग्रेजुअली वो थोड़ा बढ़ के कुछ सालों में वो एक कीपर बन जाता है। ऑल्दो एनिमल कीपिंग एक बहुत स्पेशलिस्ट सब्जेक्ट है। अब वो ये नहीं हो सकता कि हम माली को आहिस्ता आहिस्ता प्रमोट करके एनिमल कीपर बना दें। तो वो जो एक ट्रेनिंग्स होती हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग है, वो नहीं है। उसके बाद अगर आप लोगों को छोटी सैलरीज देंगे और इकोनॉमी आपको पता है द वे इट इज, और इतनी महंगाई है और सब कुछ है, तो वो अपने आप को कैसे सस्टेन करेगा? सो यू नो इट नीड्स टू बी प्लान्ड। पूरा एचआर का जो सिस्टम है वो रिवैम्प होने की जरूरत है। ठीक है डॉक्टर उस्मा, आप बिल्कुल दुरुस्त पर ट्रेनिंग जो है स्टाफ को दी जानी चाहिए ताकि उमूर को बेहतर तरीके से सरअंजाम दिया जा सके। बहुत शुक्रिया। आ रही है वो ब्रेक पे जाने से पहले मैंने ऐसे कहा कि इसके बाद इंसानों की बारी आने वाली है चिप लगाने की। अच्छा, यानी आप स्किन स्पेशलिस्ट की अब बात करें कि हमारे साथ ब्रेक के बाद एक स्किन स्पेशलिस्ट मौजूद होंगे जिनसे हम बात करेंगे, स्किन इश्यूज की बात करेंगे और उनके ट्रीटमेंट्स की बात करेंगे। इसके अलावा अभी ये खबर गर्म है रऊफ साहब, वो ये कि वफाकी मुलाजिमीन की जानिब से अपनी तनख्वाहों में इजाफे के लिए एहतजाज किया जा रहा था, धरना दिया जा रहा था। वो डिमांड कर रहे थे कि डिमांड कर रहे हैं कि उनकी तनख्वाहों में इजाफा किया जाए, जिस पर इंतज़ामिया और पुलिस ने मिलकर गिरफ्तार किया है, उनको पकड़ा है, जिस पर वो मुश्तइल हो गए हैं और वो पथराव भी कर रहे हैं। पथराव करना शुरू कर दिया। मैं ये बता दूं कि ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 40% उनका इजाफा होगा। अच्छा, लेकिन अभी उन्हें शायद बताया गया है कि 24% इजाफा होगा, जिसपे वो मुतमईन नहीं है। ठीक है। वो कह रहे हैं 40% जो पहले कहा गया था वो चले हमें। तो हमें ब्रेक ले लेते हैं पहले। बिल्कुल, इन तमाम इश्यूज पर करेंगे बात, लेकिन एक ब्रेक के बाद पब्लिक से डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस। वेलकम बैक पब्लिक। जैसा कि हम बात कर रहे थे कि वफाकी मुलाजिमीन तनख्वाहों में इजाफे के खिलाफ सरापा एहतजाज थे। 40% उन्होंने डिमांड की थी, जिस पर उन्हें 24% का कहा गया है कि इजाफा किया जाएगा, और वो कुछ नाला हैं, उनकी जानिब से अपना मुतालबा पेश किया जा रहा है, जिस पर इंतजामिया और पुलिस कार्रवाई कर रहे हैं, उन्हें हिरासत में ले रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ हरमीत, हमारे को होस्ट मौजूद हैं, जो कि इस तरह के इश्यूज पर पहले भी रिपोर्ट करते रहे हैं। हरमीत, आप बताएं क्या ताज़ा तरीन अपडेट है इस तमाम तर सूरत हाल के हवाले से? आपके पास क्या अभी तक पता चल सका है? मुनीज़े, अगर हम देखें गुज़िश्ता एक साल से इस चीज़ को मैं वैसे रिपोर्ट करता जाता, वहाँ पे ये जितने मुलाजिमीन हैं इनके धरने और कलम छोड़ हड़ताल का जो सिलसिला ये गुज़िश्ता एक साल से चल रहा है। अच्छा। बार बार इनके साथ वफाकी वज़रा ने वादे तो किए, लेकिन कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। इससे कबल तकरीबन 2 दिन कबल जो है परवेज़ खटक साहब ने और इंटीरियर मिनिस्टर शेख रशीद साहब ने भी 40 अरब रुपए जो है इनके लिए मख्तस किए, और साथ साथ ये ऐलान भी कर दिया कि हम 40% जो इजाफा है वो करेंगे। इससे कबल इनका था कि हम 70% इजाफा चाहते हैं। अच्छा। 70 और 60% इजाफा चाहते हैं, और एक तो एक ग्रेड 1 से लेकर 16 ग्रेड तक इसमें भी जो है इनकी तनख्वाहें भी बढ़ाई जाएंगी, और साथ साथ जो इनके स्केल्स हैं वो भी बढ़ाई जाए। तो एक तो इनके डिमांड ये थे, और साथ साथ एक और चीज़ हम देखते थे कि कलम छोड़ हड़ताल से काफ़ी मुश्किलात का सामना था, जो मिनिस्ट्री के मामलात थे, दीगर मामलात थे। तो अब इन्होंने कल इनके जो कोऑर्डिनेशन एम्प्लॉयर्स कोऑर्डिनेशन के सदर है मोहम्मद हुसैन ताहिर, उससे भी मेरी बात हुई थी, तो उनका कहना था कि भाई हमने तो बार बार इनसे गुजारिश की और नोटिफिकेशन ये वादे कर रहे हैं, लेकिन नोटिफिकेशन हुकूमत ने अभी तक जारी नहीं किया। तो इसलिए हम जितने भी एम्प्लॉयर्स हैं हम दूर रहे हैं इससे और कलम छोड़। लेकिन आज हमने देखा कि वो मामला जो है इंतशार की तरफ आया हुआ है पुलिस की जानिब से। पुलिस ने तो ऑलरेडी इन पर लाठीचार्ज किया, क्योंकि जो नारेबाजी चल रही थी, जिस तरह सिलसिला चल रहा था, तो पुलिस भी मजबूर हुई। लेकिन जो वर्कर हैं उन्होंने भी पुलिस पे पथराव किया है, जिसकी वजह से अब जो है गिरफ्तारियों का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। लेकिन इसमें मैं देख रहा हूं कि जो वुज़रा हैं उन्होंने काफी कोशिश की, लेकिन हाँ अमलन कोई काम नहीं हुआ, जिसकी वजह से ये वर्कर जितने हैं वो नाला नजर आते हैं। गुज़िश्ता एक साल से ये मामला चल रहा है। अच्छा हरमीत, ये बताओ कि इस वक्त जो सूरत हाल है, पथराव की सूरत हाल है,
और वहाँ पे पथराव किया जा रहा है बड़ा शदीद किस्म का, और वो जब ज़ाहिर है मारते हैं, भागते हैं, गलियों में चले जाते हैं। कोई वज़ीर कोई ऐसा है जिसको अभी कहा गया हो कि वो पहुँचे वहाँ पे, उनके साथ मुज़ाकरात करे, या पुलिस तशद्दुद करेगी, ये पथराव करते रहेंगे, इसी तरह की सूरत हाल रहेगी वहाँ पे? नहीं रोज साहब, अभी तो मामलात को कंट्रोल करने की कोशिश तकरीबन हो रही है, बल्कि हो गई है, लेकिन इस ऐसी कोई खबर अभी नहीं आई कि कोई वज़रा या कोई वजीर जो है इनसे मिलने आया हो, इनसे बात करने आया हो। हाँ, कुछ देर बाद ऐसे मामलात तय होने की कोशिश ही हो रही है, क्योंकि परसों भी हमने देखा कि परवेज खटक साहब भी आए थे। अंडर कंट्रोल करने के लिए हरमीत, इस पर यकीनी तौर पर कुछ देर में काम हो जाएगा। हम देखेंगे कि यहाँ पर लॉ एनफोर्समेंट रिप्रेजेंटेटिव्स हैं या हुकूमती नुमाइंदगान यहाँ जरूर आएंगे, इस यकीन दहानी के लिए उनसे बात भी करेंगे ताकि ये सिचुएशन कंट्रोल में आ जाए। अभी मामला ये है कि हमारे साथ एक मेहमान पहुंच चुके हैं स्टूडियोज में, और इनकी खास बात ये है दैट ही इज अ डर्मेटोलॉजिस्ट। डॉक्टर मुबश्शिर जफर इनका नाम है। अब हम इनसे जानेंगे, बल्कि जो घर में बैठी खवातीन हैं और जो मर्द हज़रात, बच्चे हैं, उसके अलावा जो भी हमें इस वक्त देख रहा है, दे कैन शेयर देयर कंसर्न्स रिगार्डिंग स्किन इश्यूज़ की। कौन कौन से इश्यूज़ हैं, लेकिन जितने मुझे मालूम है उन बारे मैं तो यकीनी तौर पर डॉक्टर मुबश्शिर से पूछूंगी और जानूंगी कि ये इश्यूज़ कौन से हैं और इन्हें ठीक कैसे किया जा सकता है। डॉक्टर मुबश्शिर, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। कैसे हैं? थैंक यू सो मच जी, मैं बहुत अच्छा हूँ, आप सुनाए कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक हैं डॉक्टर साहब, लेकिन आप बहुत ज़्यादा इस पर कमांड रखते होंगे कि कितने सारे इश्यूज हैं। एक्नी हो जाती है, फिर ड्राइनेस हो जाती है सर्दियों में, गर्मियों की बात की जाए रऊफ साहब तो सनबर्न हो जाता है, रैश हो जाते हैं, बर्न्स हो जाते हैं, फिर शिंगल्स हैं, हाइव्स है, एक्नी है। इन तमाम चीज़ों को कैसे ठीक किया जा सकता है? एक एक करके अगर हम चलें तो फिर ही कुछ हो सकता है, क्योंकि इतने ज्यादा नाम मैंने ले लिए। क्वेश्चंस की लंबी लिस्ट आपने दे दी है, लेकिन हम लोग कैटेगराइज कर लेते हैं चीज़ों को। हमने चीज़ों को इस तरह कैटेगराइज करना है कि कुछ ऐसी डिजीजेज हैं जो अकॉर्डिंग टू वेदर आपकी लाइफ के अंदर आते हैं। अब जैसे मौसम सरमा है तो उसके लिए अलग से डिजीजेज हैं, मौसम गर्मा है तो उसके लिए अलग से डिजीजेज आती हैं। कुछ ऐसी डिजीजेज हैं जो फैमिली के साथ चलती हैं, मतलब वो फैमिलीज में आ रही होती है, जेनेटिकली प्रीडिस्पोज होते हैं कुछ लोग, और कुछ ऐसी डिजीज होती हैं जो हम अपने ऊपर सेल्फ इम्पोज कर लेते हैं। तो अब इन 4 कैटेगरीज को हम डिफरेंट वे में देख लेंगे। अगर हम एक्नी के ऊपर बात कर लेते हैं, बिल्कुल, जो कि हमारे टीनेजर्स के अंदर मोस्ट कॉमन, हाँ जी, और यंगस्टर का, जी यंगस्टर का बहुत, हमारे व्यूअर्स, हमारी पब्लिक में नौजवान बहुत ज्यादा है, और खान साहब भी नौजवानों की बड़ी बात करते हैं, तो चलिए हम नौजवानों को बताते हैं कि एक्नी कैसे ठीक जी, एक्नी कैसे ठीक होती है। पहले तो हमने ये फाइंड आउट करना है कि वेदर हमारी स्किन ऑयली है कि ड्राई है। जो ऑयली स्किन के लोग होते हैं उनकी स्किन के ऊपर जो प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर एक्नी के होते हैं वो ज्यादा होते हैं कंपैरेटिवली उन लोगों के जो जिनकी स्किन नॉर्मल होती है। तो ऐसे लोगों को एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल सोप जो सिलेक्ट वो करते हैं वो इस तरह करें कि जो वो उनके ऑयल कंट्रोल करे, ताकि उनके फेस के ऊपर ज़्यादातर ग्रीसी फैक्टर ना रहे। उस नमी की वजह से, उसी ग्रीसी फैक्टर की वजह से जो आपकी स्किन पे कॉमन बैक्टीरियाज होते हैं वो बरी हो जाते हैं। जब वो अंदर दफन हो जाते हैं तो वो डेड होते हैं, तो उनसे जो उनके टॉक्सिक मटेरियल होते हैं वो निकलते हैं, तो एक्नी प्रोड्यूस हो जाती है। बुनियादी तौर पे बैक्टीरिया है जो अंदर स्किन में जमा हुआ है। जी, प्रोपियोनियोबैक्टीरियम एक हम बैक्टीरिया कहते हैं, वो नंबर 1। नंबर 2, आजकल जो अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा एक और सवाल है। ख़वातीन की अगर मैं बात करूं तो ख़वातीन काफ़ी मुहतात होती हैं इस मामले में मर्दों के मुकाबले में, और ज़्यादा ख़वातीन क्या करती हैं कि प्यारा दिखने के लिए, खूबसूरत दिखने के लिए वो लेज़र की तरफ जाती हैं, कॉस्मेटिक की तरफ जाती हैं। तो टाइम बिंग तो कुछ चीज़ें ठीक हो जाती हैं, लेकिन मुस्तक़बिल में इसके कितने जो है ख़तरात होते हैं, इसके स्किन पर कितने इसके असरात, बुरे असरात पड़ते हैं? लेज़र के जी, लेज़र के ऐसे स्किन के ऊपर कोई भी बुरे असरात नहीं है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो मेरी प्रैक्टिस है, मैं इनफैक्ट डॉक्टर्स को इसके बारे में पढ़ाता भी हूँ, एस्थेटिक के ऊपर मेरा अच्छा एक्सपीरियंस है इस चीज़ का जी। तो कोई साइड इफेक्ट ऐसा स्किन के ऊपर नहीं है। बट जो ये हम लोग नाइट के लिए फेयरनेस प्रोडक्ट यूज़ कर रही हैं, जो लो मार्केट के अंदर मिल जाती हैं, मतलब कुछ 100 रुपए की, 200 रुपए की, 300 रुपए की, बेसिकली वो लोकली मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट है जिनमें वो स्टीरॉइड जो है वो मिक्स करते हैं। तो जब उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस नहीं होता और वो वाइटनिंग क्रीमें लगाई जाती हैं, या फिर खवातीन घरेलू टोटके इस्तेमाल करती हैं। उसमें एक कमाल की बात है, ये खवातीन के लिए भी और मर्दों के लिए भी होना चाहिए कि वो थोड़ी सी क्रीम लेके और वो मुंह पे है और उससे हाथ और पैर भी उनके सफेद हो जाते हैं। ये समझ में नहीं आया आज तक ये कैसे, मतलब अच्छा बेसिकली उसमें स्टीरॉइड है। बेसिकली स्टीरॉइड को आप जब भी यूज करेंगे, आप देखें ना, चेहरे पे मला तो चेहरा तो चले थोड़ा बहुत हो जाएगा, हाँ जी, लेकिन हाथ और पैर और पूरा जिस्म तो नहीं ना हो सकता। अच्छा, बहुत सारे लोग होते हैं जिनके चेहरे खूबसूरत
होते हैं और हाथ और पाँव का बुरा हाल होता है, ये भी होता है धूप की जाने वजह से। वो भी आपने देखना है, नंबर 1। नंबर 2 देखना है कि जो मिक्सचर खवातीन खुद बना लेती हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, वो बीटा टर्म या बेटनोवेटैन क्रीम है, उसको वो मिक्स कर लेती है। नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। वो मिक्स जरूर करते हैं, वो फार्मास्यूटिकल कंपनी की कोई भी चीज़ ले लेते हैं। अब वो स्टेरॉइड हमने एक्जिमा के लिए यूज़ करवाने हैं, हमने डर्माटाइटिस के लिए यूज़ कराने हैं, सोराइसिस के लिए यूज़ कराने हैं, बट वो जो खवातीन होती हैं उसको फेयरनेस के लिए यूज़ करती हैं। उसमें ये होता है कि वो वक्ती तौर पे स्किन को पील ऑफ कर देती हैं, डेड स्किन उतार देती है। पील ऑफ, डेड स्किन के साथ नॉर्मल स्किन भी आपकी पील ऑफ होती है ऊपर के लेयर को। तो स्किन, बेबी स्किन जब नीचे से नजर आती है तो वो खूबसूरत नजर आती है आपको लगता है बड़ा अच्छा हो गया। उसका नुकसान है, हाँ जी, स्किन की 7 लेयर्स हैं तो वो कम हो रही है। फिर जब वो पतली हो जाती है तो उसके ऊपर धूप का इफेक्ट ज़्यादा बुरे असर अंदाज होता है। जैसे अब अगर उनकी स्किन पतली हो गई, छोटी छोटी ब्लड वेसल्स नज़र आना शुरू हो गई, फिर एक्नी भी आराम से हो जाती है क्योंकि स्किन वीक हो गई। तो ये तो एक्नी का एक फैक्टर है जो हम डिस्कस कर रहे थे। दूसरा, आपने जिस तरह बात की कि हम देखते हैं कि कुछ जेनेटिकली एक्सपोज होते हैं लोग, एक्जिमा की एक कंडीशन होती है जिसमें स्किन ड्राई हो जाती है। तो इस तरह के लोगों को चाहिए कि कोशिश करें वो इस तरह के सोप यूज़ करें जो मॉइस्चराइजिंग नेचर से बनाए हो, क्रीमी बेस्ड होने चाहिए। डव जैसे डव हो गया या लक्स वाइट हो गया, या कोई हम नाम भले ब्रांड्स का ना लें, तो जो एंटीसेप्टिक सोप होते हैं। मैं समझता हूँ हर सोप एंटीसेप्टिक है अगर उसको एक स्पेसिफिक टाइम के लिए हाथों के ऊपर आप यूज करते हैं, लाइक 20 सेकंड के लिए। सैनिटाइजर्स के बारे क्या ख्याल है, कौन सा सैनिटाइजर लगाना चाहिए, क्योंकि लो क्वालिटी भी बहुत ज्यादा आते हैं और वो डेफिनेटली स्किन बर्न भी करते होंगे, स्किन खराब भी करते होंगे। तो हमें क्या करना चाहिए, हम किस तरह इंतखाब करें कि हमें कौन से सैनिटाइजर्स यूज करने, क्योंकि अब ये हर किसी के बैग में है। हर नौजवान जो यूनिवर्सिटी में जा रहा है, हर छोटा बच्चा जो स्कूल जा रहा है, हर आदमी जो ऑफिस में जा रहा है, यहाँ तक कि खवातीन भी, सबके बैग में होता है। मेरे बैग में तो है जी, तो आप ये मैं भी गाड़ी में रख के आया हूँ। इनफैक्ट आप स्ट्रेट अवे सैनिटाइजर का जो हमें कोविड के लिए उन्होंने हम रिकमेंड किया था, वो ये कहा था कि अल्कोहल की परसेंटेज उसके अंदर एक स्पेसिफिक अमाउंट में होना चाहिए। और हमें ये पता है कि वो फ्यूम्स में उड़ जाता है। अगर आप सिंपल सैनिटाइजर यूज करते हैं और वो ग्रीसी सा है, आपके हाथों को चिपकना शुरू हो गया, तो आप समझ लें ये लो क्वालिटी है। स्ट्रेट अगर आपने यूज किया और उसके बाद थोड़ी देर बाद आपको लगता है हाथ देते हैं, यानी अगर आपने सैनिटाइजर लगाया है और वो लगाते ही वो उड़ गया है, हाँ, तो इसमें दैट इज वेरी गुड। अल्कोहल से क्वांटिटी अच्छी थी, वो उड़ गया, सही हो गया। लेकिन जो चिपक जाते हैं इट मींस कि वो ग्रीसी है। और कोविड की अपनी पब्लिक डॉक्टर साहब ने बहुत ही वाज़ेह तौर पर बता दिया, अगर आप कहीं जाते हैं, मॉल्स में जाते हैं, पार्क्स में जाते हैं, किसी शॉपिंग मॉल जा रहे हैं, शॉपिंग करने जा रहे हैं, कपड़े लेने जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, हाँ, आप लोगों को स्प्रे किया जाता है, सैनिटाइजर्स दिए जाते हैं। तो ये बहुत आसान है, आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा ठीक है और कौन सा गलत। जो ग्रीजी है वो नहीं ठीक है, हाँ, उसकी क्वांटिटी ठीक और जो ड्राई हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा, दैट इज परफेक्ट, राइट वन, राइट फॉर यू। अब मतलब और चीज़ों पे आ जाए जी जी बिल्कुल, थोड़ा सा कि खूबसूरत लगना तो ज़ाहिर हर एक की मतलब वो मतलब है। आप ये कह रहे हैं कि चीप क्रीम्स ना इस्तेमाल जी, चीप क्रीम ना यूज़ करें। कोशिश करें आप अपने फेस के ऊपर कुछ भी अप्लाई करते हैं अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, एक दफ़ा कर लें, ज़रूरी नहीं कि हर दफ़ा जाएं, एक दफ़ा जाएं, क्वेश्चन अपने लिख के चले जाएं डॉक्टर के पास कि मेरी स्किन इस टाइप की है, सर्दियाँ आएँ तो मैं क्या यूज़ करूँ, गर्मियाँ आएँ तो क्या यूज़ करूँ, डाइट कौन सी यूज़ कर लूँ। तो वो आपको एक ब्रीफली बता देंगे। जब आपको पता चल जाएगा, भले आप आजकल मोबाइल का टाइम है, आप अपनी रिकॉर्ड कर लें चीज़ें, अगर आपको याद नहीं रहती तो आप थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लें कि आपको डॉक्टर ने रिकमेंड क्या किया है कि सर्दियों के अंदर आपने कौन सा सन ब्लॉकर यूज़ करना है, मॉइस्चराइजर कौन सा यूज़ करना है, गर्मियों के अंदर कौन सा यूज़ करना है। मॉइस्चराइजर के बारे में भी ये है कि जब बाजार में जाते हैं, अगर हम देखें ना, एक सेकंड, एक खूबसूरत स्किन जो है, खूबसूरत देखने के लिए लाइफस्टाइल का कितना ताल्लुक हो सकता है इंसान की? सर, लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा मैटर करता है इसमें। देखें कि आपने अपनी हाइजीन को मेंटेन करना है सबसे पहले। बहुत सारे लोगों को कोई होश नहीं होता, मतलब सारा दिन वो बाइक पे फिर रहे हैं या बाजार में गए, वापस आए, मुंह नहीं धोया, वैसे बैठ के बेसिकली जब आप एयर पोल्यूशन आपके साथ वो आपके फेस पे आ गया, ग्रीसी फैक्टर आ गया, या कुछ आप ऐसी जगहों पे जाके रैंडम शॉपिंग कर रहे हैं, कपड़ों को हाथ लगाते हैं या किसी जगह पे, तो वहाँ से आप डिफरेंट टाइप ऑफ जर्म्स जो हैं वो लेके अपने फेस को ये किया वो किया, तो आपने वॉश ही नहीं किया। अगर आपकी हाइजीन अच्छी नहीं है,
आपकी डाइटरी हैबिट अच्छी नहीं है, आप अच्छी से मतलब आप जंक फूड खाते हैं ज़्यादा, आप फ्राई चीज़ें खाते हैं, एक्स्ट्रा स्पाइस लेते हैं, आप अपनी बॉडी को डिटॉक्स नहीं करते, तो ये आपके फैक्टर्स हैं जो आपकी लाइफ के ऊपर। डाइट में फिर नॉर्मल डाइट, जी नॉर्मल डाइट वो होनी चाहिए। एग्जैक्टली उसमें क्या क्या चीजें हैं, मतलब अगर किसी की ड्राई स्किन है, ऐसे कर लेते हैं, हाँ जी, अगर किसी की ड्राई स्किन है, हाँ जी, तो वो अपनी डाइट में किस चीज का इजाफा करें? देखिए डाइट के अंदर वाटर चीज़ें हैं जिसके अंदर मतलब हम फ्रूट्स ले लेते हैं जिनके अंदर वाटर कंटेंट ज़्यादा है, या हम सिट्रस ले लेते हैं जिसमें विटामिन सी ज़्यादा है। आजकल सिट्रस है यस, तो हमने वो डाइट लेनी है, वो फ्रूटिंग करनी है, वो खाना है, पानी का इंटेक अच्छा रखना है, तो डेफिनेटली हमारी स्किन के ऊपर उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। रात को सोने से पहले हमें फेस, हर सूरत, मर्द है या औरत है, उसको फेस वॉश करके सोना चाहिए, ठीक है, ताकि स्किन ब्रीथ कर सके। यस ऑफ कोर्स, ताकि उसके ऊपर जो पार्टिकल्स लगी हुई हैं, इवन कि आपकी स्किन जो है डेली की बुनियाद पे 3000 सेल्स आपकी स्किन के शेड ऑफ करते हैं और 3000 सेल्स दोबारा से ऐड अप होते हैं। ये अल्लाह ताला ने एक मैकेनिज्म रखा है वेयर एंड टेयर का, तो वो तभी अच्छा हो सकता है जब हम स्किन को प्रॉपर्ली वॉश करते हो, उसको उसकी प्रॉपर डाइट देते हो। वॉश करके कोई यानी आपको कोई चीज लगानी भी चाहिए, रोज वाटर लगा लें, क्योंकि देखिए ना जब आप सोप से वॉश करेंगे अगर वो क्रीमी नहीं है तो ड्राइनेस का थोड़ा सा इफेक्ट आएगा आपके, तो फिर क्या किया जाए? देखिए मैं आपको मजेदार बात बताऊं कि मेरी जो दादी अम्मा थी उनकी स्किन बड़ी अच्छी थी, तो मैंने उनसे पूछा कि मैं तो डॉक्टर हूं, तो आप मुझे बताएं आपकी स्किन कैसे अच्छी है? शी सेड कि लाइक मैं इसको मॉइस्चराइज करती हूँ सिंपल वेजलीन से, पेट्रोलियम जेल। अच्छा। मतलब कुछ ना कुछ आपको आपकी स्किन के लिए एफर्ट देनी पड़ेगी। ठीक है, आप ये नहीं सोच सकते। अब रात को बहुत सारे लोग होते हैं रोज वाटर का शावर करते हैं और कोई अच्छा सा ब्रांडेड कोई भी मॉइस्चराइजर लेके वो मॉइस्चराइज करके, तो उनकी स्किन ज़्यादा यंग रहती है, उसके ऊपर एजिंग के इफेक्ट बहुत आराम से आते हैं। बाकी लोग उम्र 32-33 साल होती है, लगता है 40-45 साल के हो गए, सिर्फ इसलिए कि वो केयर नहीं कर रहे, तो ये फैक्टर हमने देखा। अच्छा, अब जरा आ जाए थोड़ी ऑयली स्किन की तरफ। जी जिनकी ऑयली स्किन है वो अपनी डाइट में क्या करें? देखिए जो ऑयली स्किन है वो अपनी डाइट नॉर्मल ही रखें, लेकिन वो जिस तरह हम फिर भी वही उसी बेसिक कंसेप्ट सेम है कि हमने जंक फूड की तरफ कम जाना है, बैलेंस डाइट रखनी है और हमने कोशिश करनी है कि ज़्यादा फ्राई चीज़ें जो होती हैं उसका भी एक कंटेंट रखना है। कि अब ये तो नहीं है कि हर हफ्ते हर रोज़ हम जाके कबाब खाना शुरू कर दें, फ्राई फिश खाना शुरू कर दें, मतलब कंटेंट वो देखना है। सेकेंडली जिनकी ऑयली स्किन होती है उनको बेनिफिट भी बहुत अच्छा होता है कि उनकी स्किन स्लो एज करती है, क्योंकि वो सिर्फ खुद को मॉइस्चराइज रखती है। सही। वो उससे उनकी स्किन के अंदर जो है वो सेबम प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स ज्यादा होते हैं, तो वो उनकी स्किन मॉइस्चराइज इटसेल्फ रहती है। यानी ऑयली स्किन वालों को घबराने की जरूरत नहीं है, उनकी वो ज्यादा देर तक नौजवान दिखाई देंगे। बिल्कुल, लेकिन अगर वो बाहर से वापस आके अपने फेस को धोया करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, डार्क सर्कल्स का बड़ा इशू रहता है, डार्क सर्कल्स को कैसे खत्म किया जाए? देखिए जी, डार्क सर्कल कुछ तो जेनेटिकली फैमिली के अंदर चलते हैं। आपने देखा होगा कि वालदा के अंदर उनकी आंखों के नीचे या वालिद हैं उनके, या वो एक तो ये है। दूसरा ये है कि हम लोग रात को लेट नाइट तक मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, तो हम लोग जब लाइट सराउंडिंग की अपनी ऑफ कर देते हैं तो उस पर जो स्ट्रेस फैक्टर है आइज़ के ऊपर वो ज़्यादा पड़ता है, तो ये फैट होती है, पैड्स होते हैं आइज़ के नीचे, वो ज़्यादा जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। तो उसको ख़त्म करने के लिए ये है कि मार्केट के अंदर अच्छे से डार्क सर्कल रिमूविंग क्रीम्स भी आती हैं, हम लोग फिलर भी लगाते हैं जो हाइलुरोनिक एसिड बेस्ड होते हैं। नेचुरली क्योर नहीं हो सकते? नेचुरली क्योर इस तरह हो सकता है कि आप रात को जब मोबाइल यूज़ कर रहे हैं या कोई स्क्रीन यूज़ कर रहे हैं तो सराउंडिंग की लाइट जो है वो अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, इतना ना हो कि वो सिर्फ डार्क रूम हो और आपका वो हो, नंबर 1। नंबर 2 ये होना चाहिए कि आप अपने स्किन के इस हिस्से को प्रॉपर्ली मॉइस्चराइज करें और इसको अच्छा क्लीन रखें। तीसरा ये हो सकता है कि आपने ये करना है कि अपनी वाटर कंटेंट को बैलेंस में रखना है। चौथा ये हो सकता है, बहुत सारे लोग डिटॉक्स, जैसे कुछ लोग खीरे को काट के यहाँ आँख के अराउंड रख लेते हैं, या कुछ लोग विटामिन सी बेस्ड जैसे आपके ये ऑरेंज जूसेस हैं वो इनको लगा लेते हैं, वैसे नहीं लगा लेते हैं, तो उससे डार्क सर्कल कम हो जाता है। दिन में कितनी दफ़ा मुंह धोना चाहिए सर? मैं तो देखें ना 5 दफ़ा नमाज पढ़ते हैं, 5 दफ़ा तो नमाज पढ़ते हैं हम, 5 दफ़ा तो वो तो मतलब वो तो धोते ही हैं, लेकिन एटलीस्ट 3 दफ़ा जरूर धोना चाहिए। नंबर 1 जब आप 3 दफ़ा जरूर धोना चाहिए वुज़ू के अलावा। हाँ जी, देखिए सुबह आप उठ के गए घर से तो आप नहा धो के चले जाते हैं, जब वापस आप सेकंड टाइम अपनी जॉब से वापस आते हैं तो आपको मुंह धो लेना चाहिए हर सूरत। ऑफिस से आते हैं, कॉलेज से आते हैं, स्कूल से आते हैं, यूनिवर्सिटी से आते हैं, तो आप फेस वॉश करें। हरमीत कुछ कहना चाह रहे हैं? हरमीत दिल की बात समझते हैं आप हरमीत के। जी मैं सुन रहा हूँ डॉक्टर साहब की जो बातें हैं, क्योंकि जाहिर बात है कि वो जो जितने मसाइल हैं वो मुनीज़े सामने रख चुकी है उनके सामने। एक मसले पे डॉक्टर साहब जो बात कर रहे हैं मैं बड़े गौर से सुन रहा हूँ। अच्छा, अमल भी करना है, सिर्फ सुनना नहीं है।
नहीं लगता है हरमीत बिल्कुल अमल बिल्कुल करने बिल्कुल। वाला वैसे डॉक्टर साहब की बात जो है इस पे जाहिर बात है अमल तो करना होगा, क्योंकि हम तो टीवी पे बैठने वाले लोग हैं, तो जाहिर बात है अमल के बगैर फिर चलने वाले भी नहीं है। अच्छा, मेरे पास एक इशू और है, एक और कंसर्न है, उस पर मैं डॉक्टर साहब की राय जरूर लूंगी। साहब ये जो जॉइंट्स होते हैं हाँ ये जी, अक्सर knuckles। के ब्लैक हो जाते हैं, बिल्कुल। एल्बोज की अगर बात करें तो ये भी ब्लैक हो जाती हैं, फिर एंकल्स भी हो जाते हैं, तो इसकी क्या वजह है और इसको कैसे फ्रेश रखा जा सकता है? एग्जैक्टली, बहुत कि अच्छा मतलब सवाल है। हाथ और उंगलियां मैच एक से रंग करनी की लगे ना? चाहिए, मैच करनी नकल्स आपके जो है वो देखिए, आप अगर अपने हाथों को देखें तो आपकी सिमेट्री देखें, जो नकल्स हैं यहाँ पे स्किन जो है वहाँ पे उसके फैट है। कंपोजिशन या स्किन जो है वो बारीक और पतली होती है और मोस्ट यूज होती है। हम अगर मतलब बैठे हुए हैं, हमने कोहनियाँ नीचे रखी हुई हैं या हमारे हाथ जो है मोस्टली वो सरफेस को ज़्यादा तौर पे टच करते हैं और ये प्रेशर पॉइंट्स होते हैं, तो इन जगहों पे स्किन मोस्टली कुछ लोगों की ब्लैक हो जाती है। तो इन लोगों को सिंपल जो टूथब्रश आप करते हैं, अच्छा। टूथब्रश कोई आपने यूज करके थक चुके हैं जिससे आप ठीक दूसरा है। दे रहे हैं, आप अपना जो वो आप ब्रश फेंकने लें, वाले जी हैं, वो फेंकने टूथब्रश वाले हैं, हाँ फेंकने जी, वाले हैं। उसको लें और इन नकल्स के ऊपर रात को सोते वक्त जब हाथ धोते हैं तो नकल्स के ऊपर थोड़ा सा उसको डर्म अब्रेयन हम जो अपनी लैंग्वेज में कहते हैं, माइक्रोडर्म उसके ऊपर अब्रेयन। कुछ लगाना है टूथब्रश पहले पर? कुछ भी ना लगाएं, स्ट्रेट आप टूथब्रश को अपने नकल्स के ऊपर रगड़ें। ठीक है। उससे ये होगा कि छोटी 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 छोटी, इसको हम कहते हैं डर्म अब्रेयन। अल्लाह ताला ने एक कंसेप्ट, एक चीज़ दी है हमें कि हमारी स्किन रीजनरेट करती है। कुछ अच्छा। बॉडी पार्ट्स हैं जो रीजनरेट करते हैं। आपके देखें, आपके नेल हैं, आप काट देंगे बढ़ जाएंगे, आपकी हड्डी खुदा न खासा टूट गई है तो वो खुद को रिकवर कर लेती है, वो जुड़ जाती है। इसी तरह आप बालों की कटिंग करते हैं फिर ग्रो कर देते हैं। स्किन भी एक ऐसा ही पार्ट है बॉडी का जो खुद से रीग्रो करता है। ठीक है। तो हम इसको छोटा छोटा अपग्रेड करते रहते हैं, जैसे ठीक बाजू का स्क्रबर्स यूज कर लेते हैं हम लोग, ठीक स्क्रब्स यूज कर लेते हैं, ठीक इस तरह है। की चीजें कर लेते हैं। तो उसमें ये कंसेप्ट है कि स्किन की माइक्रोडर्म अब्रेयन हो जाती है, तो वो स्किन का वेयर एंड टेयर जो है इन जगहों पे वो अच्छा हो जाता है और स्किन नॉर्मल हो जाती है। उसके बाद मॉइस्चराइज कर लें। को बता दें कि डॉक्टर मुबशर जो है इनका ताल्लुक सर्विसेज हॉस्पिटल से है, कंसल्टेंट है स्किन के वहाँ पे। और बिल्कुल यहाँ हमारे पास आए, हमसे गुफ्तगू की, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। पब्लिक कल दोबारा हाजिर होंगे, मुख्तलिफ मौज़ूआत पर करेंगे बात। अभी के लिए हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।